आपको आगाह किया। अभी हम सीनियर सहाफी तजयकार सुहेल वड़ाइच और इरशाद भट्टी साहब से बात करेंगे। प्रोग्राम नया पाकिस्तान के मेजबान शहजाद इकबाल भी हमारे साथ मौजूद हैं। सुहेल वड़ाइच साहब, जो वाकयात अभी कुछ देर पहले पेश आए हैं, एक फायरिंग का वाकया, फिर एक खातून ने बैलेट बॉक्स उठाकर वहां से जाने की कोशिश की, मजमूई तौर पर तो ये नजर आया कि इंतजामात बेहतर थे, काफी अच्छे तरीके से आज की जो पोलिंग का दिन है उसको मुकम्मल करने की कोशिश की गई। अभी भी कुछ वक्त बाकी है। आपको लगता है कि इस तरह के वाकयात किसी तरह से असरअंदाज हो सकेंगे या कोई तराजा खड़ा हो सकेगा इस पर? मेरा ख्याल है दिन का काफ़ी हिस्सा गुजर चुका है। अब मेरा ख्याल है कोई इक्का दिक्का वाकया हो जाए, लेकिन इस दफ़ा लगता है कि बेहतर इंतजामात हुए हैं, इंतज़ामिया ने बेहतर बिहेव किया है और इलेक्शन कमीशन को भी दाद देनी चाहिए कि उन्होंने पिछले तजर्बे से फ़ायदा उठाया है और इस दफ़ा इंतज़ामिया को सख्त तंबीह किया है कि कोई इस तरह के वाकयात ना हो। नहीं तो पिछली दफ़ा तो सुबह से ही फायरिंग शुरू हो गई थी और जिसके पोलिंग बंद होती रही। आज कोई ऐसा वाकया नहीं हुआ। ये फायरिंग का वाकया हुआ है, लेकिन ये भी कोई एक इनफरादी वाकया लगता है, इसका इज्तमाही तौर पर ताल्लुक नहीं। असल में ये जो हल्का है जुनैद साहब, ये एक शहरी और देहाती हल्के का कॉम्बिनेशन है। देहात इसमें ज़्यादा हैं, शहर कम है, लेकिन जो शहर हैं या टाउन हैं, छोटे छोटे कस्बे भी हैं, वहाँ पे नून लीग की अक्सरियत है और 70% वैसे तो देहाती इलाका है और 30% जो है वो शहरी इलाका है। तो यूँ समझिए कि ये एक तरह से दही और शहरी मुकाबला भी है और यूँ एक तरह से समझिए कि नून लीग और पीटीआई का मुकाबला भी है। और अगर हम ये देखें कि 30% वोट में मार्जिन कितना होगा, 30% इलाका जो शहरी आबादी है, ये कितने मार्जिन से नून लीग को जितवाएगा, वही इम्पोर्टेंट है। और जो 70% है उसमें ये या वोट बराबर होंगे या अली असजद मली वोट ज्यादा लेंगे और असल जो डस्का में और जो कस्बों में वोट है वो नून लीग का ज्यादा होगा। तो जितने बड़े मार्जिन से नून लीग कस्बों में जीतेगी वो बैलेंस हो जाएगा जाके देहात के वोटों से। इसलिए जितनी डस्के में ज्यादा वोटिंग होगी, जितनी कस्बों में ज्यादा वोटिंग होगी, उतना ही नून का जो है जीतने का इम्कान बढ़ता जाएगा और जितनी कम हारने का इम्कान जो है वो बढ़ता जाएगा। सही। शहजाद, शुक्रिया आपके वक्त का भी। आपका दिन भर क्या मुशाहिदा रहा इस इलेक्शन के हवाले से? चूंकि फरवरी में जो वाकया हुआ उससे बहुत ही ज्यादा और अहमियत बढ़ गई, पूरे मुल्क में इस पर बात हुई, मुल्क की आला तरीन अदालत में इसका मामला जेर समात रहा, इलेक्शन कमीशन और वजीर आजम के दरमियान जो बयानात का सिलसिला था वो भी सबकी उस पर तवज्जो रही। आज सुबह से अब तक जो पोलिंग हुई है और जो इस दौरान मुख्तलिफ जमातों के उम्मीदवारों के बयानात थे, आपका क्या मुशाहिदा है? पुरअमन तरीके से आपको लगता है कि इलेक्शन मुकम्मल होगा और जो नतीजा होगा वो कबूल करेंगी तमाम जमातें? जी जुनैद, बाय एंड लार्ज तो आज हमने देखा है कि इंतखाबात जो है वो पुरअमन हुए हैं और इसकी वजह यही है कि तमाम फोकस अब इस हल्के पे था जो 20 फरवरी को हुआ। इसके बाद इलेक्शन कमीशन ने उस पर नोटिस लिया, सुप्रीम कोर्ट ने फैसला बरकरार रखा दोबारा रीपोलिंग का इस हल्के में। तो उम्मीद यही की जा रही थी कि इंतजामिया, पुलिस और रेंजर्स की तैनाती के बाद वो हमें मनाजिर नहीं देखने में आएंगे जो 20 फरवरी को हमने देखे। और बाय एंड लार्ज आज हमने देखा है कि पुरअमन हुआ, इक्का दुक्का वाकये हुए होंगे, लेकिन उससे जो ओवरऑल पोलिंग का अमल है या जो नताइज का अमल होगा, मुझे नहीं लगता कि उस पर कोई बहुत ज्यादा असर उसका पड़ेगा। और दूसरा, हम सबको शुक्र अदा करना चाहिए कि आज मौसम भी अच्छा हो गया है। फरवरी में धुंध होती है तो आज वो धुंध नहीं है, तो जो आपके नताइज होंगे वो भी धुंध की वजह से मुतासर नहीं होंगे। ये एक अच्छी बात है। मुझे लगता है कि जो पोलिंग प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स जिनको धुंध की वजह से बड़ी तकलीफ हुई थी, वक्त पे नहीं पहुंच सके थे, जिनके फोन भी चलना बंद हो गए थे, नेटवर्क गायब हो गया था, वो मसाइल भी आज नहीं आएंगे। तो आई होप कि जो भी नतीजा होगा दोनों पार्टीज इसको एक्सेप्ट करेंगी, क्योंकि अब मेरे ख्याल से इतना मार्जिन रह नहीं गया ये कहने का कि पोलिंग डे के ऊपर बहुत ज्यादा धांधली हुई है। हाँ, अभी भी अगर नून लीग हारती है तो शायद वो ये कहें कि देखें पहले से इन्होंने कहा था कि इस हल्के में 50 करोड़ या 1 अरब रुपए के मंसूबे देंगे, ये प्री पोल रिगिंग में आ जाता है। या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अगर हार गई तो उनकी तरफ से ये कहा जाएगा कि रिवायती तौर पे ये हल्का जो है नून लीग का था, तो यहां पे तो हम कोशिश यही कर रहे थे कि लीड कम से कम करें। तो इस तरह के आपको शायद बयानात सुनने को मिले, लेकिन मेरे ख्याल से कोई धांधली, बहुत ज्यादा पोलिंग डे धांधली के ऊपर बात नहीं होगी। लेकिन ये बात जो सुहेल साहब कह रही है बड़ी इंपॉर्टेंट है और ये हमारे यहाँ एक मिसकंसेप्शन ये है कि तहरीक इंसाफ शहरों की पार्टी है। ये बात गलत है। सेंट्रल पंजाब में आज भी शहरों में नून लीग का ज्यादा वोट है, क्योंकि
क्योंकि शहरों में जो वोट है वो मैटर करता है पार्टी का। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जो जगह बनाई है वो कैंडिडेट्स के जरिए बनाई है और देहाती इलाकों में ज्यादा बनाई है। इसीलिए इस इलाके में भी अली मल्ली जो कि अली अजद मल्ली अली अजद मल्ली साहब जो है वो क्योंकि एक स्ट्रांग कैंडिडेट है तो उनका अपना वोट भी बड़ा ज्यादा है। और इसी तरह जो उस्मान आबिद जो कि आजाद खड़े हुए थे 2018 में एक टिकट पे इशू था, उन्होंने भी जो है 57,000 वोट लिए थे। बिल्कुल। तो वो इंडिविजुअल्स का जो वोट है उससे तहरीक इंसाफ को सपोर्ट मिलती है और देहाती इलाकों में इंडिविजुअल का वोट ज्यादा मैटर करता है, शहरों में पार्टी का वोट ज्यादा मैटर करता है। तो आज भी शहरों में अगर आप देखें सेंट्रल पंजाब में खासतौर पे वहां पे नून लीग का वोट पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से ज्यादा है। और जैसे ये अब इस हल्के के बारे में भी कहा गया है कि 30% ये शहरी इलाका है, 70% देहाती इलाका है। और क्योंकि अब वो एक डिवाइड भी नहीं है उस्मान आबिद और अली अजद मल्ली के दरमियान, तो वो वोट ऑब्वियसली उनका एक कंबाइन होगा। लेकिन फिर भी मुझे लगता है कि जो हिस्ट्री रही है इस हल्के की, यहां पे नून लीग ज्यादा स्ट्रांग है। अब देखना यह है कि वो जो लीड है वो किस हद तक कम हो सकती है। अगर लीड ज्यादा कम हो गई, मार्जिन कम हुआ, तो तहरीक इंसाफ इस बात पर जो है फख्र महसूस कर सकती है कि उन्होंने जो भी कारकर्दगी उनकी 2.5 साल में रही है, जो महंगाई के हालात है, बेरोजगारी के हालात है, उसके बावजूद वो मार्जिन कम करने में कामयाब हो गए। ये हौसला मेरे ख्याल से उनको मिलेगा। जिस तरह शहरी और देही इलाकों के वोट्स की बात हो रही है, तो भट्टी साहब हमारी नुमाइंदा नवीन अभी हमारे साथ मौजूद थी, हमें अपडेट कर रही थी अपने हल्के से। तो उन्होंने कहा कि आज के वोट में पोलिंग के दौरान उन्होंने ये ट्रेंड देखा है कि शहरी इलाकों में तो जौक दर जौक लोग निकले हैं वोट कास्ट करने के लिए, देही इलाकों में ट्रेंड थोड़ा कम था। तो इसको मद्देनजर रखते हुए आप क्या प्रिडिक्ट कर सकते हैं नताइज आज के इलेक्शन के? बड़ा कमाल का सवाल किया आपने कि इसको मद्देनजर रखकर मैं क्या प्रेडिक्ट करता हूं। मैं यही प्रेडिक्ट करता हूं कि जैसे सोहेल साहब ने बताया कि दही इलाका पीटीआई का है तो उनको कम वोट पड़ेंगे और शहरी इलाका नून का है तो उनको ज्यादा वोट पड़ेंगे। बाकी फाल निकाल कर बाद में बता दूंगा। आपकी जो दिलचस्पी आई थी इस हल्के के इलेक्शन में थोड़ी सी वो फिर वापस चली गई है। नहीं ये देखें, बात ये है कि यकीन करें मैं तो बड़ा अब इंजॉय करना शुरू कर दिया है। मुझे लग रहा है कि इस हल्के में ट्रंप वर्सेस जो बाइडन है। तो ये भट्टी साहब, जमहूरियत में इलेक्शन अहम होता ही है, चाहे छोटा इलेक्शन हो बड़ा इलेक्शन हो, उसकी अहमियत अपनी जगह मौजूद होती है। जुनेद भाई, क्योंकि इस इलेक्शन के नतीजे में एक रुकन ने असेंबली का मेंबर बनना है। आप और मैं दोनों जिम में इकट्ठे, हमने बड़ा अरसा इकट्ठे जिम किया है, तो मेरी और आपकी जमहूरियत पर बड़ी बहसें भी हुई है। कहाँ केड़ी जमहूरियत, कौन सी जमहूरियत, कहाँ की जमहूरियत, कहाँ है जमहूरियत, किस पार्टी में है जमहूरियत, कौन है जो जमहूरियत में खड़ा हुआ है? कोई एक बंदा मुझे बता दें जो जमहूरियत के असूलों, इखलाकियात और मंतक पर खड़ा हुआ हो। ये तो बदनाम है। अभी सुनिएगा कि जुमे वाले दिन नॉर्वे की वजीर आजम को 20,000 करोड़ जुर्माना हुआ है। 13 बंदों की उसने सालगिरह अपनी मना ली एक रेस्टोरेंट में, और वो उसने जुर्माना भरा। हमारा देख लें, वजीर आजम का देख लें, कोरोना में वो निकले। पीडीएम का देख लें, उन्होंने कोरोना में जलसे किए। बाकी सारों का देख लें। केड़ी जमहूरियत, कौन सी जमहूरियत, हमें ना उलझाएं। मैं तो इस बात में दिलचस्पी रखता हूं कि आप कह रहे हैं कि साथ जिम किया है, जुनेद पे तो नजर आता है जिम जाते हैं आप। नहीं, ये सारी अच्छी एक्सरसाइज ये कर जाते थे, मैं इनको ही देखता रहता था। बस भट्टी साहब आपको यही जवाब दे सकते हैं जो शहजाद साहब ने भी कहने की कोशिश की कि आप जिम तशरीफ ले जाते रहे, बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ा, लेकिन आप फिर भी जाते रहे और शायद अब भी जाते हैं। तो आपकी मर्जी के मुताबिक नहीं हो सब चीजें, लेकिन फिर भी इलेक्शन होना चाहिए, उसमें सबको अपना वोट कास्ट करना चाहिए और कोशिश करनी चाहिए कि अपना जो किरदार है उसको अदा करने की कोशिश करें। जुनेद, एक बात मैं करना भी चाहूंगा और सोहेल साहब इस पे मेरे ख्याल से ज्यादा अच्छा तज्जिया दे सकते हैं कि देखें, जब 20 फरवरी को इलेक्शन हुआ था ना, तो उस वक्त बड़ा एक माहौल बना हुआ था हुकूमत के खिलाफ, क्योंकि पीडीएम जोरों पे थी, तारीखें दी जा रही थी कि लॉन्ग मार्च कब होगा, इस्तीफे होंगे या नहीं होंगे। अब सिचुएशन बड़ी बदल सी चुकी है। हमें पता है कि इस्तीफे पीपल्स पार्टी की तरफ से आने नहीं है, हमें पता है कि पीडीएम में दरार पड़ चुकी है, हमें यह भी पता है कि शायद लॉन्ग मार्च भी अगर हो तो बड़ा कोई खास असर नहीं होगा उसका। तो अब अगर पीटीआई ये इलेक्शन हार भी जाती है तो कितना बड़ा फैक्टर होगा ये, कितना इससे ज्यादा पीडीएम को एक इंकरेजमेंट मिलेगी कि आज भी जो है हम हुकूमत को हराने में कामयाब हो गए। ये मेरे ख्याल से इंपॉर्टेंट एक टॉकिंग पॉइंट है और मुझे लगता है कि इसका अब पीटीआई ने जितना जोर लगाना था इस हल्के में 20 तारीख को उन्होंने लगा लिया। आज भी कोशिश जरूर करेंगे। तो आप ये कह रहे हैं कि ये तसल्ली है कि
आप मुस्लिम लीग नून जीतेगी, लेकिन इस पर पीपल्स पार्टी अपने मौकिफ को दोहरा सकती है कि जिस तरह हम आपको ये मशवरा दे रहे थे वो बात सही है। मैं ये कह रहा हूं कि अब जो है अगर ये हल्का हार भी जाती है पाकिस्तान तहरीके इंसाफ, तो ऑब्वियसली हारने का एक दुख तो होता है, लेकिन उसका वो इम्पैक्ट नहीं होगा जितना शायद 20 फरवरी को हो सकता था, क्योंकि पीडीएम उस वक्त कायम थी। अब जो इश्यूज है वो मुख्तलिफ हो गए हैं। अब पीटीआई को ये देखना है कि जो महंगाई है, जो परफॉर्मेंस है, वो कहां है, और खासतौर पे जो जहांगीर खान तरीन साहब का फैक्टर है वो किस हद तक पार्टी को डैमेज कर सकता है। और इस वक्त जहांगीर खान तरीन जो कि सिग्नलिंग तो माशाल्लाह प्रॉपर तरीके से कर रहे हैं कि मैंने अपना एक ग्रुप बना लिया है, लेकिन जब वो आते हैं और मीडिया पे बात करते हैं वो या उनके साथी, तो बड़ी रिकंसिलिएटरी टोन होती है कि हम पार्टी छोड़ना नहीं चाहते, हम तो सिर्फ एक गुजारिश कर रहे हैं कि हमसे मुलाकात कर लें, लेकिन जो वो इशारे दे रहे हैं वो तो बड़ा वाज़ेह है। तो वो फैक्टर मेरे ख्याल से ज्यादा अब डोमिनेट करेगा। तरीन फैक्टर के बारे में सुहेल वड़ाइच साहब आपने आज लिखा भी है, तो आपको लगता है कि इस इलेक्शन से कहीं ज्यादा फिलहाल जो है हुकूमत वक्त के लिए मुश्किल वो तरीन फैक्टर है वो खड़ी कर सकता है? ठीक है शहजाद, इस पर बात हम जारी रखेंगे। आपने एक अच्छा नुक्ता उठाया है और सुहेल वड़ाइच साहब से राय लेंगे इस पर, लेकिन तहरीक इंसाफ के रहनुमा उस्मान डार और मुस्लिम लीग नून के रहनुमा अता तारड़ हमारे साथ मौजूद हैं। उस्मान डार साहब, आपने एक दो जगह पर दौरा भी किया पोलिंग स्टेशन का और फिर कुछ हद तक नाखुशगवार वाकया पेश आए, लेकिन खबर यही है कि बहुत ज्यादा माहौल खराब नहीं हुआ। मजमूई तौर पर पूरे दिन की हर जगह पर पोलिंग से आप तहरीक इंसाफ के नुमाइंदे के तौर पर मुतमईन हैं, कबूल करेंगे आप नताइज को पोलिंग खत्म होने के बाद? देखिए, मैंने पहले भी मीडिया चैनल्स पे ये बात की है, हालात नॉर्मल थे, हैं और रहेंगे भी। जब कॉन्स्टिट्यूंसी में, जब दसका में राना सनाउल्लाह और उनके इश्तिहारी जत्थे, और वो जिस तरह पहले 19 फरवरी को सारा नून लीग मियां जवेद लतीफ रिकॉर्ड का हिस्सा है, दर्जनों इलेक्टेड MNA MPs यहाँ आए, हालात खराब किए गए, एक पूरी प्लानिंग मुनज़्ज़म साजिश थी वो सिलेक्शन के खिलाफ। आज मैं खुद दसका में मौजूद हूँ, पाकिस्तान तरीके इंसाफ के वही वर्कर्स यहाँ मौजूद हैं, लेकिन यहाँ आज ना दसका में गोली चली है, ना खून की होली खेली गई है, ना कहीं खून बहा है। वजह क्या है? क्योंकि नून लीग के गुंडे नहीं आए आज यहाँ। अगर हम ये सारा इंतशार फैलाने वाले थे, जो ये लोग कहते थे कि उस्मान डार और ये और वो और पाकिस्तान तरीके इंसाफ के कारकुन, तो आज तो हम यहाँ हैं, सब पुरअमन है। तो कम से कम हमारे मौक़िफ़ की आज तस्दीक हुई कि राना सनाउल्लाह उस सारे इंतशार के मास्टर माइंड थे जो 19 फरवरी को इधर सारा जंग का माहौल बना डस्के में, इसीलिए वो यहाँ आए थे, भेजे गए थे कि जाकर 2-2:30 बजे के बाद जब पाकिस्तान तरीके इंसाफ के पोलिंग बूथ के बाहर रश था और वो एरियल फायरिंग, हवाई फायरिंग, वो जो सब कुछ यहाँ हुआ वो दोपहर के बाद वक्त होता है। आज जो मुझे अफसोस से कहना पड़ रहा है वो ये कि इतना जबरदस्त इलेक्शन चल रहा है। मैं इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को भी, पंजाब हुकूमत को और इंतजामिया को, रेंजर्स को, सबको इराजे तहसीन पेश करना चाहता हूँ कि बहुत पुरअमन, साफ और शफाफ माहौल है। लेकिन अगर आप देखें तो PMLN आज भी धांधली का रोना धोना रो रही है। मैं जियो न्यूज पे सुन रहा था, देख रहा था, इनकी जो उम्मीदवार है नुशीन इफ्तार साहिबा अभी से कहना शुरू कर दिया धांधली हो गई है। पहले वो खत लिख देती हैं, फिर वो पोलिंग स्टेशन की निशानदेही कर देती हैं, फिर वो बता देती हैं जी इतने पोलिंग स्टेशंस पे जाली वोट डल गए हैं। क्यों ये लोग इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की मेहनत जो साफ और शफाफ इंतखाबात के लिए आज के उन्होंने इतने बेहतर इंतजाम किए हैं उसको कंट्रोवर्शियल कर रहे हैं? ठीक है, चले उस्मान साहब, आपका मौक़िफ़ आ गया। आपने कहा कि शफाफ तरीके से पुरअमन हो रही थी पोलिंग, आप भी रुकने कौमी असम्बली नहीं है और अता तारड़ साहब भी नहीं है, वो भी एक जगह पर गए, गोंद के पोलिंग स्टेशन का दौरा किया। अता तारड़ साहब, क्या हुआ वहां पर पोलिंग स्टेशन पर जब आप गए थे? मैं जब गोंद के पोलिंग स्टेशन पहुंचा हूं तो गेट पे तरीके इंसाफ के कुछ लोग पोलिंग स्टेशन के गेट पे खड़े होके, जो कि ममनुआ इलाका है जहां नहीं जाया जा सकता, वोटर्स को हिरासा कर रहे थे, खौफजदा कर रहे थे। मैंने जाके वहां पे जो लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज के अहलकार हैं उनकी तवज्जो इस तरफ मबजूल करवाई और कहा कि जी ये ज्यादती है, यहाँ पे वोटर्स को आजादाना तौर पे अपने हक के राय दही को इस्तेमाल करने दिया जाए। उस पर फिर एक्शन लिया गया, पुलिस आई, उनको पीछे धकेला गया। दूसरा, इन्होंने जो अपना कैंप था वो 300 मीटर से आगे लगाया हुआ था, वो उखाड़ा गया और वो सही जगह पे लगाया गया। बात ये है कि उस्मान डार साहब के पास, अगर मैं पूरे पाकिस्तान के सामने ये बात कर रहा हूँ, राना सनाउल्लाह के खिलाफ सबूत हैं, गवर्नमेंट इनकी है, ये सामने लाएं, मैं राना सनाउल्लाह को गिरफ्तारी के लिए पेश करूंगा। मैं आज टीवी पे सबके सामने ये दावा कर रहा हूँ। झूठ की कोई इंतहा होती है और कोई हद होती है झूठ बोलने की, और बात ये है
कि हम साजिश कर रहे थे 19 फरवरी को इनको जिताने के लिए। स्टे ऑर्डर के लिए दरखास्त किसने दी? सुप्रीम कोर्ट कौन गया? इलेक्शन को रोकने की कोशिश किसने की? किसने इलेक्शन कमीशन पे ताने कसे और कहा कि ये इस्तीफा दे दें? इलेक्शन कमीशन से कौन नाराज रहा? और ये बात जबान रद्द-ए-आम है कि वजीर आजम इमरान खान ने अपनी निजी महफिलों में चीफ इलेक्शन कमिश्नर के खिलाफ भी गुफ्तगू की, उनके खिलाफ रेफरेंस बनाने की इन लोगों ने बातें की। तो अवाम को काइंडली डिसगाइड ना करें, जो हकायक हैं कौम के सामने आने चाहिए। जुल्फिकार विर्क नामी डीएसपी कौन था जिसको यहाँ पे फायरिंग करने के लिए लाया गया था? उसको क्या टास्क दिया गया था और किस तरीके से? और आज पुरअमन इलेक्शन किस लिए हो रहा है? कमिश्नर, डिप्टी कमिश्नर, डीपीओ, एसी, डीएसपी का तबादला किया गया है। आज उनके खिलाफ इंक्वायरियां हो रही हैं। तो ये बड़ी अजीब बात है कि बुजदार वजीर आला हो, इमरान खान वजीर आजम हो और सारी इंतजामिया नून लीग के गुंडों को लेकर फिर रही हो। ये मंतक किसी की समझ में आती है? कोई भी जी शऊर शख्स क्या ये बात तस्लीम करेगा जो यहाँ पे उस्मान डार साहब फरमा रहे हैं? और एविडेंस की बगैर बात नहीं करनी चाहिए। हमने कोर्ट ऑफ लॉ के अंदर वीडियोस चला के, एफिडेविट जमा करा के हमने अपने मौकफ को मनवाया और लीगली मनवाया। ये जो हवा में बातें हैं ना जी, इसका कोई सिर पैर नहीं होता। और ये सारा कुछ जो है ये बिल्कुल क्लियर है कि क्या हुआ था और किसने किया था। अच्छा, आज के जो वाकयात हैं, आप पोलिंग स्टेशन पर गए, उस पर तो आपका मौकिफ आ गया, उस्मान साहब का भी मौकिफ आ गया। वो उनसे हम बाद में पूछ लेंगे। अगर सबूत है तो राना सनाउल्लाह के खिलाफ वो शिकायत कर सकते हैं, उनके खिलाफ मुकदमा कर सकते हैं। अता साहब ये बताएं कि नून लीग के एमपीए ज़ीशान रफीक और जो फारूक तारड़ हैं, ये क्यों गए पोलिंग स्टेशंस पर या उस हलके में जहां पर पोलिंग स्टेशंस वाक़ई थे? ये दोनों रुकने असेंबली हैं। ज़ीशान रफीक जो है वो उस हलके का एमपीए है, उसकी डस्के में रिहाइश है, उसका वोट रजिस्टर डस्के के अंदर है। तो उसको किस तरह रोका जा सकता है? उसका कारोबार यहाँ पे है, वो रहता यहाँ पे है, उठना बैठना यहाँ पे है। तो आप एक शख्स जिसका घर यहाँ पे हो उसको यहाँ से जिला वतन कर देंगे, शहर बदल कर देंगे? ये मुझे मन तक समझ नहीं आती। और उसके हम रिप्लाई फाइल करेंगे, हम बताएंगे कि वो क्यों यहाँ पे था। या तो उसका वोट बाहर निकाल देते, ये कहते कि जी तुमने आज के बाद इस हल्के में वोट कास्ट नहीं करना, तुम जाके गुजरात में वोट कास्ट करोगे, फिर तो बात मानने में आती है। बट एक शख्स जो रहता यहाँ पे है, बीवी बच्चे यहाँ पे, घर यहाँ पे है, उसको किस तरह शहर बदल किया जा सकता है? इसका हम कानूनी तौर पर जवाब दें। उस्मान डार साहब देखिए, एक तो इन्होंने राना सनाउल्लाह की बात की है। पाकिस्तानियों, ये तो राना सनाउल्लाह के उस शर्मनाक अमल को भी मैं समझता हूँ दफा करते रहे हैं। मॉडल टाउन का सानिया किसी से ढका छुपा नहीं है तारड़ साहब। दिन की रोशनी में कैमरे की आंख, जियो की आंख ने दिखाया, लोगों के नहते लोगों के मुंह पे गोलियां चलाई गई। उस मॉडल टाउन सानिया का मास्टरमाइंड राना सनाउल्लाह, आज तक आप उसका दफा कर रहे हैं जी। उससे ज्यादा आपको सबूत क्या चाहिए कि किस पैमाने का इंतशार फैलाने वाला ये शख्स है राना सनाउल्लाह, जिसका आप अभी भी दफा कर रहे हैं। टस्का से भागे क्यों थे राना सनाउल्लाह वजीराबाद? अगर राना सनाउल्लाह ने यहाँ दहशतगर्दी नहीं की थी तो राना सनाउल्लाह फिर डस्का से भाग के वजीराबाद क्यों चले गए थे? रहते ना यहाँ आई, इसलिए कि उन्हें पता था जिस मिशन पे वो आए थे, आए जत्थों के साथ, हवाई फायरिंग, मोटरसाइकिलों पे लोग थे जो कैमरे की आंख ने दिखाया, वीडियो चैनल्स ने दिखाया। भाग जाइए यहाँ से। वजीराबाद पुलिस पहुंचती है, मैं कौम को याद दिलाना चाहता हूँ, ये वहाँ भी पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन का रोना धोना शुरू कर देते हैं। उस्मान डार साहब, आप या आपकी पार्टी क्या इरादा रखती है कि वो बाकायदा एफआईआर दर्ज करवाएगी राना सनाउल्लाह के खिलाफ? देखें, इस मामले पे इन्वेस्टिगेशन चल रही है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का भी डिटेल फैसला आना है और ऑलरेडी इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने 3 रुकनी कमेटी बना दी है। जो भी यहाँ वाकयात हुए थे 19 फरवरी को उसकी फैक्ट फाइंडिंग रिपोर्ट आ जाएगी। इन लोगों का पता चल जाएगा, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। पता चल जाएगा गोंदके में किसके वर्कर शहीद हुए, किसकी फायरिंग से हुए। तो हम आज भी खड़े हैं अपने मौका पे। नून लीग के लोगों ने गोलियां चलाई और पीटीआई का वर्कर शहीद हुआ। ठीक है, उस्मान डार साहब बहुत शुक्रिया। तारड़ साहब आपका भी बहुत शुक्रिया। दोनों जमातों के नुमाइंदे बात कर रहे थे, जियो न्यूज से उन्होंने अपना अपना मौकिफ पेश किया। आज का जो वाकया था पोलिंग स्टेशन, मुख्तलिफ पोलिंग स्टेशन पर जाने के वक्त जो पेश आया, उस पर भी उन्होंने अपना मौकिफ सामने रखा है। जियो न्यूज पर ये नशियात जारी है। बहुत ही कम वक्त रह गया है, 3 मिनट रह गए हैं तकरीबन पोलिंग का वक्त खत्म होने में। शहजाद, आपने जो सवाल उठाया, सोहेल भड़ाइच साहब, इसका ये एक अहम मतलब हो सकता है कि अगर नून लीग ये नशिस्त जीतती है तो जाहिर है सीट तो वो जीतेंगे, लेकिन पीपल्स पार्टी और दीगर पीडीएम की जमातें जो उनके मौके से इतफाक नहीं करती थी, वो उनको ये बात कह सकेंगी कि इलेक्शन जीतने से, पार्लियामेंट में मजीद मजबूत होने से ही फायदा हो सकता है ऑपोजिशन की तहरीक को।
जी डेफिनेटली शहजाद साहब की ये बात तो दुरुस्त है कि पीटीएम जिस वक्त पूरे जोर पे था 19 फरवरी को, और उस वक्त पीडीएम टूटा नहीं था, तो उस वक्त इलेक्शन की गर्मा गर्मी की और पोजीशन थी। उस वक्त अपोजिशन वर्सेस गवर्नमेंट था इलेक्शन। अब पीएमएलएन वर्सेस पीटीआई है ये इलेक्शन, तो ये फर्क है। उस वक्त सारी अपोजिशन की हमदर्दियां नून के साथ थी, अब शायद सिर्फ नून की जो हमदर्दियां हैं वो नून के उम्मीदवार के साथ होंगी, और डेफिनेटली इसका वो असर नहीं होगा इस इलेक्शन का रिजल्ट को जो उसका रिजल्ट आना था। बाकी बात यह है कि इस रिजल्ट से नून तो जाहिर है अगर नून जीती तो नून ये कहेगी कि हमने अपनी सीट बरकरार रखी है, हम अब भी मकबूल है, हमारा बयानिया अब भी ताकतवर है, नवाज शरीफ जो कहते हैं उसको लोग अब भी मानते हैं। दूसरी तरफ अगर पीटीआई जीतती है तो वो ये कहने में हक बजारब होंगे कि हमने सेंट्रल पंजाब में नकब लगा ली है, और कम से कम इस सीट्स के जरिए ये साबित कर दिया है कि सेंट्रल पंजाब में नवाज शरीफ के बयानिया के खिलाफ भी जीता जा सकता है, और वो इसकी मिसाल पेश करेंगे इस जीत की। तो दोनों तरफ के दलाइल मौजूद हैं, लेकिन बुनियादी बात यह है कि अगर शहरों में वोटिंग ज्यादा हुई, वोट कास्ट हुए ज्यादा, तो नून का जीतने का इम्कान ज्यादा है। लेकिन अगर कम हुई तो डेफिनेटली फिर पीटीआई जो है वो जाट बेल्ट है एक खास, जिसके अंदर उनका इम्कान है। दूसरी तरफ बाऊ रिजवान है काफ लीग का भी काफी इन्फ्लुएंस है। बाऊ रिजवान का ही वो हल्का था जिसमें पिछली दफा ये प्रिजाइडिंग अफसर का सारा झगड़ा हुआ कि वो धुंध की वजह से पहुंच नहीं सके। वो डीप है जरा इलाका, और वहां से उसको गढ़ समझा जाता है अली असद मली का। तो साहब आपकी इस गुफ्तगू को जारी रखेंगे, दीगर मेहमानों से भी बात करेंगे। इस वक्त की अहम तरीन खबर यह है कि NA-75 डस्का के जिमनी इलेक्शन में पोलिंग का वक्त खत्म हो गया है। 5 बज चुके हैं। हल्के में नून लीग की नौशीन इफ्तिखार और पीटीआई के अली असद के दरमियान सख्त मुकाबला है। वोटर्स ने सुबह 8 से शाम 5 बजे तक अपना हक राय दही इस्तेमाल किया। सुबह के वक्त भी रश था पोलिंग स्टेशन पर, और फिर आखिरी चंद घंटों में भी बहुत ज्यादा रश देखने में आया। मुख्तलिफ जगहों पर पोलिंग स्टेशन में कुछ जगहों पर कतारें भी लगी हुई थी, और उस वक्त बताया गया कि जो लोग 5 बजे का वक्त खत्म होने से पहले पोलिंग स्टेशंस पर मौजूद होंगे उनको वोट कास्ट करने की इजाजत दी जाएगी। और इलेक्शन कमीशन की जानिब से लगाई गई पाबंदी की वजह से जियो न्यूज आपको 6 बजे से गैर सरकारी और गैर हतमी नताइज बताना शुरू करेगा। जो कानून है, जो पाबंदी है, उस पर अमल करते हुए जियो न्यूज आपको शाम 6 बजे से डस्का NA-75 के नताइज से आगाह करेगा। पोलिंग का वक्त आज के इस ज़िमनी इंतखाब में खत्म हो चुका है। NA-75 डस्का के ज़िमनी इलेक्शन में पोलिंग का वक्त खत्म हो गया है। सुबह 9 बजे से 5 बजे तक पोलिंग का अमल जारी रहा। हल्के में नून लीग की नौशीन इफ्तिखार और पीटीआई के अली असद मली के दरमियान सख्त मुकाबला है। वोटर्स ने सुबह 8 से शाम 5 बजे तक अपना हक राय दही इस्तेमाल किया है। अब 5 बजे तक जो अफराद पोलिंग स्टेशन के अंदर मौजूद हैं उन्हें वोट डालने की इजाजत दी गई है। इलेक्शन कमीशन की जानिब से लगाई गई पाबंदी की वजह से जियो न्यूज आपको 6 बजे से गैर सरकारी और गैर हतमी नताइज बताना शुरू करेगा। आज पोलिंग का अमल अगर हम उसको कंपेयर करें फरवरी में होने वाले इलेक्शन से, तो एक बेहतर और पुरअमन माहौल में जारी रहा। NA-75 में पोलिंग का वक्त खत्म हो चुका है। मुस्लिम लीग नून के इफ्तिखार उल हसन और ज़ाहिर शाह की वफात के बाद ये नशिस्त पिछले बरस अगस्त में खाली हुई, और इसके बाद 19 फरवरी को इस नशिस्त पर ज़िमनी इंतखाब का इनेकाद किया गया, जो कि नाखुशगवार वाकयात की नजर हो गया। जिसके बाद इलेक्शन कमीशन ने एक बड़ा फैसला किया, और फिर सुप्रीम कोर्ट में भी मामला गया, जिसके बाद नई तारीख दी गई, और उसके बाद आज ये ज़िमनी इंतखाब यहां पर मुकम्मल हुआ है, जिसमें पोलिंग का वक्त शाम 5 बजे तक था, वो मुकम्मल हो चुका है। तकरीबन 1 घंटा बाकी है, जिसके बाद नताइज गैर सरकारी गैर हतमी नताइज से आपको आगाह किया जाएगा। राना अंसर जियो न्यूज के नुमाइंदे, उनसे हम इस बारे में बात करेंगे। राना अंसर, क्या अपडेट है आपके पास? हाँ जी बिल्कुल, पोलिंग का अमल खत्म होने के बाद ही जो भी लोग बाहर थे उनको एक बार पूछा गया, अगर कोई वोट डालना चाहता है तो उन्हें पोलिंग स्टेशन के अंदर बुला लिया गया, और उसके बाद दरवाजे जो है वो बंद कर दिए गए हैं, और अंदर अब जो पोलिंग स्टेशन के अंदर मौजूद लोग हैं उन्हें वोट डालने की इजाज़त है। बाकी जो बाहर हैं तो तकरीबन तमाम पोलिंग स्टेशन पर ऐसी ही सूरत हाल है, दरवाजे बंद किए जा रहे हैं, और अब कुछ देर बाद जो है वो गिनती का अमल शुरू होगा। दूसरी तरफ मुस्लिम लीग नून की जो उम्मीदवार है नौशीन इफ्तिखार और नून लीग के रहनुमा अता तारड़,
वो कारकुनों के हमरा रिटर्निंग ऑफिसर के दफ्तर के बाहर पहुंच गए हैं। कायदे-आज़म डिविजनल पब्लिक स्कूल में ये दफ्तर है रिटर्निंग ऑफिसर का, जो इस हल्का NA 75 के रिटर्निंग ऑफिसर हैं। तो जो नशीन इफ्तिखार हैं वो अंदर जाना चाहती थी, रिटर्निंग ऑफिसर से मिलना चाहती थी, लेकिन सिक्योरिटी एहलकार जो बाहर मौजूद थे उन्होंने उन्हें अंदर जाने से रोक दिया है। तो तमाम पोलिंग स्टेशनों पर सूरत हाल ऐसी ही है, जो अंदर लोग मौजूद है वो वोट डाल रहे हैं और उस कुछ देर बाद गिनती का जो अमल है वो शुरू हो जाएगा। टर्न आउट जो है वो जो गुज़िश्ता इंतखाब था उससे तो कम रहा है, लेकिन फिर भी काफी लोग निकले हैं वोट डालने के लिए, स्पेशली सुबह सुबह और शाम के बाद जो है लोग घरों से निकले हैं। रावण सर, हम अभी अयाज अकबर यूसुफजई से बात करेंगे। अयाज, आप कहां पर मौजूद हैं इस वक्त इस हल्के में, और क्या ऐसे आपने देखा किसी पोलिंग स्टेशन पर के लोग मौजूद थे वक्त खत्म होने के करीब भी या वक्त खत्म हो जाने के बाद भी, जो इस वक्त वोट कास्ट कर रहे होंगे, जिनको इजाजत दी गई होगी पोलिंग स्टेशन के अंदर होने की वजह से? देखिए जी, इस वक्त मैं मौजूद हूँ जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो उम्मीदवार हैं अली असजद मली, उनके आबाई गांव के बिल्कुल साथ वाला ये गांव है खान जज्जा। यानी यहाँ जहाँ पर मैं मौजूद हूँ यहाँ से तकरीबन 2 से 3 किलोमीटर दूर इनका गटियाली उनका गांव में उनके साथ इस वक्त मौजूद था, तकरीबन सारा दिन उनके साथ ही रहा। जहां तक टर्न आउट की बात की तो जो इनका अपना आबाई पोलिंग स्टेशन था गटियाली, वहां पर सुबह तकरीबन हम जब 2.5 घंटे खड़े रहे तो 4 वोट कास्ट हुए थे। तभी अब हमने जब पूछा है तो 1645 वोट वहां रजिस्टर्ड थे और तकरीबन हार्डली 400 वोट भी कास्ट नहीं हुए। टर्न आउट जिन एरियाज में हम जाते रहे, ज्यादातर देही इलाकों में गए, टर्न आउट ना होने के बराबर रहा। और ऐसा जिस स्कूल के सामने मैं इस वक्त खड़ा हूँ, खान जज्जा गवर्नमेंट एलिमेंट्री गर्ल्स स्कूल है, यहाँ पर भी ना तो हमने कोई कतार देखी और ना ही वक्त खत्म होने के बाद कोई लाइन देखी और ना ही किसी ने आवाज मारी कि आए, क्योंकि दरवाजा खोला था और 5 बजे इसको बंद कर दिया गया। कोई हमें यहाँ पे वोटर नजर नहीं आया जो अंदर जाना चाहता हो और वोट डालना चाहता हो। ओवरऑल जब हमने देखा तो टर्न आउट बहुत ही कम रहा। सिटी में कैसा रहा होगा वो हमारे नुमाइंदे आपको बताते रहेंगे, लेकिन जिन इलाकों में हमने आज रिपोर्टिंग की है बहुत कम रहा। रिटर्निंग जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर थे वो आज वैसे ही बैठे रहे, गपशप लगाते रहे, कोई एक आध वोटर आता था उसके बाद वो फ्री रहे। सिक्योरिटी के अच्छे यहाँ पर इंतजाम थे, पंजाब पुलिस की भारी नफरी थी, साथ साथ रेंजर्स बड़ी एक्टिव नजर आई। रेंजर्स के जो अफसरान थे यहाँ पर, जो विंग कमांडर थे वो गाए बगाए यहाँ पर गश्त करते रहे और बड़ी प्रेजेंस थी इस दफा। हमने कोई भी ऐसे नाखुशगवार वाकया नहीं देखा, किसी को उलझते नहीं देखा जिन एरियाज में हमने रिपोर्टिंग की है। तो बहुत अच्छे यहाँ पर सिक्योरिटी की सूरत हाल था और जो पिछले इलेक्शन में जो मामलात हुए और जो चीजें सामने आई, ऐसा कोई वाकया हमने इन इलाके में नहीं देखा। और इसमें आपको एक इंटरेस्टिंग बात ये बताएं कि जिस इलाके में हम आए थे कि जी यहाँ के पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के नुमाइंदे अपने वोट कास्ट करेंगे, तो उन्होंने अपना वोट कास्ट ही नहीं किया। हम 2 दफा यहाँ पर आए, सुबह भी आए तो वो वहाँ सिटी में थे, दोबारा उनके साथ आए तभी उन्होंने अपने वोट कास्ट नहीं किया जो उनका अपना आबाई। तो हमारे इतलात के मुताबिक जो है असजद मली की बात कर रहे हैं, अली जी उन्होंने अपना वोट, जी अली असजद मली ने अपना वोट कास्ट नहीं किया। उनका जो आबाई वहाँ पर जो उनका पोलिंग स्टेशन था वहाँ पर वो गए, जी हाँ वहाँ पर रजिस्टर्ड है, वो वहाँ तक तो गए, हम उनके साथ थे लेकिन वहाँ से वो वापस चले गए। सुबह भी हम वहाँ पे पोलिंग का आगाज हमने खुद करवाया, हम वहाँ मौजूद थे, लेकिन वहाँ सुबह जब हमने उनसे रब्ता किया तो वो डस्का में थे, फिर हम डस्का चले गए, फिर उनके साथ पूरा दिन हमने आज जितने पोलिंग स्टेशन को उन्होंने विजिट किया हम उनके साथ रहे, उनके गाँव दोबारा उनके साथ आए, उनके डेरे पे भी गए, वहाँ से अब वो मेरा उनके साथ ही था, वो चले गए हैं क्योंकि सब ने वहाँ पर आरओ ऑफिस जाना है रिजल्ट के लिए, सूरत हाल देखने के लिए, तो वो जा चुके हैं। अयाज, शुक्रिया इस मालूमात के लिए। हम नवीन अली जियो न्यूज की नुमाइंदा, उनसे भी बात करेंगे। अयाज अकबर यूसुफजई जो जियो न्यूज के नुमाइंदे हैं, उनका कहना है कि अली असजद मली ने अपना वोट कास्ट नहीं किया। हम उनसे भी इस बारे में बात करने की कोशिश करेंगे। हल्का NA 75 का ज़िमनी इंतखाब पोलिंग बगैर वक्फे के शाम 5 बजे तक जारी रही, इसका वक्त अब खत्म हो चुका है। नवीन अली से बात करेंगे। नवीन, बताइएगा, आपने सुबह से सारा ये पोलिंग का अमल जो है वो ऑब्जर्व किया है, ओवरऑल कैसा रहा पोलिंग का अमल सुबह से लेकर शाम तक, और टर्न आउट कैसा देखा आपने? जी ओवरऑल तो पोलिंग का अमल बहुत अच्छा रहा सिटी के अंदर, लेकिन अगर देहातों की बात करूं तो वहां पर टर्नआउट बिल्कुल ना होने के बराबर दिखाई दिया। सुबह सुबह चूंकि मैं नौशीन इफ्तिखार जो कि नून लीग की रहनुमा है, मैं उनके साथ मौजूद थी और सुबह सुबह उन्होंने पहले तो प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उसके बाद सबसे पहले अपना वोट कास्ट किया और वोट कास्ट करने के बाद उन्होंने इस पूरे हल्के का दौरा किया है। उन्होंने हल्के के दौरे का आगाज देहाती इलाकों से किया ताकि वो मोटिवेट कर सके उन खवातीन को, उन लोगों को जो कि जहाँ पे
वोट डालने का रुझान खासा कम है। तो उन्होंने देहातों की तरफ पहले रुख किया, वहां पर लोगों को कायल भी करती रही कि वो एटलीस्ट बाहर निकले और जाके किसी भी पार्टी को वोट दे, लेकिन वोट जरूर दें। उसके बाद वो सिटी की तरफ आई है, यहाँ पर पोलिंग स्टेशन पर रुकी है, खुद उन्होंने सारा जायजा लिया। यहाँ पर अगर मैं टर्न आउट की बात करूँ तो सिटी के अंदर खासी गहमा गहमी और पुरजोश माहौल नजर आया, क्योंकि मर्द और खवातीन जो है यहाँ पर जोक दर जोक आ रही थी। ये खासी अच्छी बात नजर आई यहाँ पर कि सिटी के अंदर जो खवातीन है वो यहाँ पर वोट डालने के लिए आ रही थी और वो बड़े पुरजोश अंदाज से आ रही थी। और जिन खवातीन से मेरी बात हुई तो वो ये तो नहीं बता रही थी कि उन्होंने वोट किसको डाले, लेकिन वो ये जरूर बता रही थी कि वो जमहूरियत के फरोग के लिए, डस्का की बेहतरी के लिए, इस जिले की बेहतरी के लिए एक लीडर मुंतखब करने के लिए आई है। और बहुत सारे लोगों की वो बातें सुन रही है कि वोट किसको डाला, लेकिन वोट डालते वक्त वो अपनी मर्जी खुद कर रही है। इस तरह की सूरत हाल सिटी के अंदर खासी अच्छी नजर आई है, लेकिन देहातों वाली तरफ जो है टर्न आउट ना होने के बराबर था। लोग पोलिंग स्टेशन खाली पड़े हुए थे और लोगों को पकड़ पकड़ कर लाना पड़ा था, खुद से कोई चलकर नहीं आ रहा था। नवीन, शुक्रिया इस मालूमात के लिए। हम हमाद अहमद जियो न्यूज़ के नुमाइंदे, उनसे अभी बात करेंगे। हमाद, आपके इल्म में कोई ऐसे पोलिंग स्टेशन हैं जहां पर शहरी रजिस्टर्ड वोटर्स मौजूद हों, वक्त खत्म हो गया और उन्हें वोट डालने की इजाजत दी गई हो? हमाद, आप बताइएगा हमें ताजा तरीन सूरत हाल। जी, इस वक्त पोलिंग का वक्त खत्म होने के बाद यहाँ पर क्लोजिंग की जा रही है। अमला यहाँ पर उन्होंने बैलेट बॉक्स को सील लगा दी है और यहाँ से बैलेट बॉक्स जो है अभी रूम में मुंतकिल किए जा रहे हैं ताकि जो उनकी काउंटिंग का अमल शुरू किया जा सके। अब मेरा कैमरामैन आपको दिखा सकता है कि अभी ये पोलिंग का अमला जो है बैलेट बॉक्स उठा के अंदर जा रहा है कमरे में, और ये तमाम जो पोलिंग का अमल है इस वक्त मुकम्मल हो चुके हैं और ये बैलेट बॉक्स अंदर मुंतकिल किए जा रहे हैं ताकि इनको खोल जो काउंटिंग का अमल शुरू किया जा सके। यहाँ पर तैयारियां मुकम्मल कर ली गई हैं। ये तमाम सामान जो है वो इस वक्त इस कमरे में मुंतकिल किया जा रहा है और जो पोलिंग का अमला भी अंदर पहुंच रहा है। ये अभी बैलेट बॉक्स जो है वो यहाँ पर मुंतकिल कर दिए गए हैं, दीगर बैलेट बॉक्स भी यहाँ पर लाए जा रहे हैं। स्टाफ यहाँ पर अपनी पोजीशंस ले रहा है। अभी जो पोलिंग एजेंट्स भी मौजूद हैं, पोलिंग एजेंट्स की सामने ही ये तमाम अमल मुकम्मल किया जाएगा और बैलेट बॉक्स खोले जाएंगे, जिसके बाद काउंटिंग का अमल बाकायदा तौर पर शुरू हो जाएगा। अभी इस सिलसिले में ये तमाम मरहल मुकम्मल किए जा रहे हैं। अभी एक बैलेट बॉक्स जो कमरे में लाया गया है, अभी इसके बाद दूसरा बैलेट बॉक्स भी यहाँ पर मुंतकिल कर दिया गया है और अभी यहाँ पर इसको रखा जा रहा है और जो पोलिंग एजेंट्स हैं उनके सामने ये बैलेट बॉक्स खोले जाएंगे। मेरा कैमरामैन आपको ये तमाम अमल बराह रास्त दिखा रहा है। जी हमाद, हम ये देख रहे हैं मनाजिर। ये बताइएगा कि आज आने वाला वोटर सिक्योरिटी इंतजामात से किस हद तक मुतमईन था? जी, आज जो पोलिंग का अमल वो पूरा अमन माहौल में हुआ है और तमाम जो सुबह से लेकर जब 8 बजे पोलिंग शुरू हुई है और अभी जब काउंटिंग का वक्त आ गया है तो कोई भी ऐसा बड़ा नाखुशगवार वाकया देखने में नहीं आया। इक्का दुक्का वाकयात हुए हैं मामूली तल्ख कलामी के, लेकिन गुज़श्ता जो इलेक्शन के मुकाबले में आज काफी पुरअमन माहौल में यह तमाम मराहल मुकम्मल हुए हैं। सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम थे, पुलिस एहलकार और रेंजर्स के एहलकार जो पोलिंग स्टेशन के बाहर। और आपने काफी दिलचस्प मालूमात दी और अंदर जहां पर मौजूद है इलेक्शन कमीशन का अमला, वो भी आपने दिखाया है कि अब उन्होंने बैलेट बॉक्स को खोलना है और फिर गिनती का अमल शुरू होगा। एक ताजा तरीन खबर यह है कि नौशीन इफ्तिखार मुस्लिम लीग नून की उम्मीदवार इस हल्के से, उनको एक पोलिंग स्टेशन में दाखिले से रोका गया है। हम अपने नुमाइंदों से इस बारे में मालूमात हासिल करने की कोशिश करेंगे। राना अंसर हमारे साथ मौजूद है। राना अंसर, बताएगा इस बारे में आपके पास क्या अपडेट है? जी बिल्कुल, ये पोलिंग स्टेशन नहीं है जैसे जुनेद ने कहा। मैं तस्दीक कर दूं, ये रिटर्निंग ऑफिसर हैं इस हलके के, उनका दफ्तर है कायदे आजम डिविजनल पब्लिक स्कूल में। तो जैसे ही पोलिंग का अमल जो है वो खत्म हुआ, नौशीन इफ्तिखार और नून लीग के रहनुमा अता तारड़ वहां पहुंचे और उन्होंने वहां जाके सिक्योरिटी एहलकारों को बताया नौशीन इफ्तिखार ने कि वो अंदर जाके रिटर्निंग ऑफिसर से मिलना चाहती हैं। तो सिक्योरिटी एहलकारों ने उन्हें अंदर जाने से रोक दिया, अता तारड़ को भी रोक दिया। जिसके बाद अता तारड़ से हमारी बात हुई तो उन्होंने कहा कि जो उम्मीदवार है उनका हक है, अगर वो रिटर्निंग ऑफिसर से मिलना चाहें तो वो अंदर जा सकती है। और मैं बतौर वकील इनके साथ आया था, लेकिन हमें अंदर नहीं जाने दिया गया। तो वो टेलीफोन पर राब्ता करने नहीं दी गई। तो तमाम पोलिंग स्टेशन पर पोलिंग स्टेशन
के ये पोलिंग जो है वो जारी रही, कहीं पोलिंग का अमल मुतासर नहीं हुआ। सिक्योरिटी के काफ़ी सख्त इंतजाम थे पोलिंग स्टेशन पर, जहां रेंजर्स और पुलिस के एहलकार तैनात थे। वहीं मौसर गश्त का भी एक निज़ाम था। रेंजर्स और पुलिस की गाड़ियां तमाम जो शहरी इलाका है, देही इलाका है, वहां गश्त करती हुई नजर आई और आरपीओ गुजरांवाला और कमिश्नर गुजरांवाला कमांड एंड कंट्रोल सेंटर में बैठकर तमाम जो सिक्योरिटी का मैकेनिज्म था उसको मॉनिटर करते रहे। और अभी यहाँ मैं आपको बता दूं कि इलेक्शन कमीशन सर, शुक्रिया इस मालूमात के लिए। आपसे मजीद भी बात करेंगे। हम्माद अहमद, जियो न्यूज के नुमाइंदे, एक पोलिंग स्टेशन के अंदर मौजूद है इस वक्त, जहां पर बैलेट बॉक्सेस खोले गए हैं और गिनती का अमल शुरू हो रहा है। जी हम्माद। जी बिल्कुल जी, ये अभी पोलिंग खत्म होने के बाद बैलेट बॉक्स जो है वो एक रूम में मुंतकिल किए गए हैं और बैलेट बॉक्स जो है पोलिंग एजेंट्स की मौजूदगी में उनके सामने उनकी सील खोली गई है, उनको पलट दिया गया है। और ये आप मेरे सामने देख सकते हैं कि जो पोलिंग का अमला है उसने पोजीशंस ले ली हैं और वोटर्स की गिनती का अमल शुरू हो चुका है। जो तमाम जो अमले के जो मेंबरान हैं वो वोटर्स जो वोट हैं उनकी गिनती कर रहे हैं और मरहला वाइज ये तमाम मरहल मुकम्मल हुए हैं। आज का दिन जो बड़ा पुरअमन निकला है गुज़श्ता इलेक्शन के मुकाबले में, और अभी ये काउंटिंग का अमल जारी है। जी ठीक है हम्माद, एक मजीद भी इस बारे में आपसे मालूमात लेंगे। 360 पोलिंग स्टेशन कायम किए गए थे इस हल्के में और कुल वोटर्स की तादाद इस हल्के में 4,94,000 है। सिक्योरिटी के लिए 4,162 पुलिस एहलकार तैनात किए गए थे और रेंजर्स के 1,048 जवान सिक्योरिटी के लिए तैनात किए गए थे। हम्माद, आप एक बार हमें बता सके कि ये कौन सा पोलिंग स्टेशन है, इसका नंबर क्या है, किस इलाके में है? ये सिरम अली का इलाका है, गवर्नमेंट इस्लामिया हाई स्कूल, और पोलिंग स्टेशन यहाँ पर 3 कायम किए गए थे, 89, 88 और 92, और इस प्रीमिसेस में ये तीनों पोलिंग स्टेशन थे। और यहाँ पर भी दिन भर जो है वो पुरअमन माहौल में पोलिंग का अमल जारी रहा है और यहाँ पर अब जो पोलिंग का अमल है वो काउंटिंग में मसरूफ है, जबकि पोलिंग एजेंट्स जो है वो दोनों पार्टियों के मौजूद हैं। उनकी निगरानी में ये तमाम जो मराहिल है वो मुकम्मल किए जा रहे हैं। जी नवीन, आपकी तरफ आएंगे। आप जिस पोलिंग स्टेशन पर मौजूद हैं वहां पर बैलेट बॉक्सेस क्या खुल गए हैं, गिनती का अमल शुरू हो चुका है? जी इस वक्त जो है मैं जिस पोलिंग स्टेशन के बाहर मौजूद हूँ, यहाँ पर गेट बंद कर दिया गया है, लोगों को अंदर जाने की इजाजत बिल्कुल नहीं दी जा रही। जिस वक्त ये गेट बंद किया गया उस वक्त यहाँ पर खवातीन बाहर काफी मौजूद थी जिनको अंदर भेजकर दरवाजा बंद कर दिया गया है और वो खवातीन भी अब वोट डालने के बाद बाहर आ चुकी हैं। और अभी चूंकि अंदर जाना ज्यादातर पोलिंग स्टेशन ऐसे हैं जहाँ पर अंदर जाने की मीडिया को इजाजत नहीं दी जा रही और मैं भी इसी तरह बाहर ही खड़ी हूँ और अंदर से अभी तक जो इतला है उसके मुताबिक अंदर भी वोटिंग की गिनती का जो सिलसिला है वो शुरू हो गया है और इस वक्त पुलिस गेट के ऊपर बिल्कुल विराजमान हो गई है। रेंजर्स एहलकार जो है वो भी गेट के आगे जमा है और अब किसी को भी बाहर से अंदर से बाहर और बाहर से अंदर जाने की हरगिज़ इजाजत नहीं दी जा रही। और न सिर्फ इस पोलिंग स्टेशन पे बल्कि इस हल्के की ज्यादातर पोलिंग स्टेशन पे वोटिंग का जो अमल है वो मुकम्मल कर लिया गया है और गिनती का सिलसिला शुरू हो चुका है। कुछ पोलिंग स्टेशन ऐसे बचे हैं जहां पर तादाद ज्यादा थी लोगों की, चूंकि दोपहर के वक्त वोटर्स कम आए और उसके बाद एकदम से वोटर्स आना शुरू हुए हैं और जिन पोलिंग स्टेशन के बाहर थोड़ी लंबी कतारें थी या रश था उधर अभी तक वोटिंग का सिलसिला जारी है जो कि चंद है, लेकिन ज्यादातर पोलिंग स्टेशन के अंदर वोटिंग की गिनती का जो सिलसिला है वो शुरू हो चुका है। जी अयाज अकबर यूसुफजई, आप जहां पर मौजूद हैं वहां पे भी क्या पोलिंग स्टेशन के अंदर बैलेट बॉक्स खोलकर वोटों की गिनती शुरू कर दी गई है? जी बिल्कुल, वोटिंग का जो अमल था मुकम्मल हो गया, अब गिनती का अमल शुरू हो चुका है क्योंकि जिन इलाकों में मैंने रिपोर्टिंग की है वहां पे जैसे पहले मैंने आपको बताया कि टर्न आउट ना होने के बराबर था। हम यहां मौजूद थे कि 5 बजे हो सकता है कि बाहर कोई लाइन लगी होगी और लोग अंदर जाना चाह रहे होंगे, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं था। और आगे जब सिक्योरिटी हमने देखा बाहर कि जी कोई भी नहीं है तो उन्होंने दरवाजे को बंद कर दिया और बाकायदा तौर पर अब गिनती का अमल शुरू हो चुका है। बैलेट बॉक्सेस खोल चुके हैं और जो इनके जितने भी पोलिंग एजेंट्स हैं उनके सामने जो है वो
वो डीसील की गई है और अब गिनती का अमल जारी है, क्योंकि अगर जो इलेक्शन कमीशन का रूल है, अगर आप पोलिंग स्टेशन के एरिया के अंदर होते हैं और अगर रश है तो आपको इजाजत मिलती है, अगर वो घंटा भी लगे, 1.5 घंटे भी लगे। लेकिन ऐसा कुछ नहीं था, क्योंकि यहाँ पर टर्न आउट न होने के बराबर था, तो कोई ऐसा शख्स यहाँ मौजूद नहीं था जिसने वोट डालना था। तो यहाँ पर टाइम से ही गिनती शुरू हो चुकी है। गोनमी एलिमेंट्री गर्ल्स स्कूल है खान जज्जा, जहाँ पर मैं मौजूद हूँ, वहाँ पर अब अंदर गिनती हो रही है, उसका अमल जारी है। पोलिंग एजेंट्स तमाम जितने भी उम्मीदवार उनके यहाँ पे मौजूद हैं और इस वक्त हम उस स्कूल के बाहर आपको रिपोर्ट भी कर रहे हैं। और ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो उम्मीदवार हैं अली असजद मली, उनके गांव से तकरीबन 2 किलोमीटर यहाँ पे मौजूद है। घटियाला यहाँ से 2 किलोमीटर आगे उनका आबाई इलाका है, जहाँ से उनका ताल्लुक है और जहाँ पर उनका लोकल पोलिंग स्टेशन भी था। और जैसे मैंने आपको पहले बताया कि आज उन्होंने अपना वोट भी कास्ट नहीं किया, क्योंकि वो आज शहर में ही थे और शहर से फिर वापस आए तो सही, जरूर हम भी इसलिए साथ आए कि उन्होंने वोट कास्ट करना होगा और हम उसको कवर करेंगे। लेकिन उन्होंने अपना वोट कास्ट नहीं किया, बल्कि पोलिंग स्टेशन के तकरीबन 300 मीटर के हिस्से से वो वापस आ गए और अब वो शहर जा चुके हैं। उन्होंने रिटर्निंग ऑफिसर के वहाँ ऑफिस में जाना है, जहां पर फॉर्म 45 आना शुरू होंगे और वहां पर उन्होंने खुद उनके साथ जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बाकी सियालकोट की क़यादत है उनके साथ मिलकर उन्होंने उस इलेक्शन प्रोसेस को मॉनिटर करना है। जो रिजल्ट आएंगे उसको खुद उन्होंने देखना है, लिहाजा वो यहाँ से जा चुके हैं। और बाज़ाब्ता तौर पर अब जितने भी यहाँ पर इस दई इलाकों में पोलिंग स्टेशन हैं उनमें गिनती का अमल जारी है। सिक्योरिटी सूरत हाल बहुत अच्छी है, पुलिस रेंजर्स मौजूद है, उन्होंने यहाँ पर वोटर्स को इनकरेज भी किया है। ये माजी में हम देखते रहे कि सिक्योरिटी एहलकार लोगों को तंग भी करते थे, लेकिन इस दफा ऐसा नहीं हुआ। बाकायदा हमने देखा उन्होंने लोगों को गाइड किया, लेकिन वोटर नहीं आए, ये इंतजार ही करते रहे, अमला भी इंतजार करता रहा, सिक्योरिटी और एक दिलचस्प बात जैसे कि आपने कहा आपके इल्म में, और अगर ये दुरुस्त है कि अली असजद मली ने अपना वोट कास्ट नहीं किया, कोशिश करेंगे उनसे बात हो सके, अब ये बात हम उनसे भी पूछ सकें। अब राना अंसर, आपके पास क्या अपडेट है वहां पोलिंग स्टेशन से? हाँ जी बिल्कुल, मैं इस वक्त जिस पोलिंग स्टेशन में मौजूद हूँ ये पुराना डस्का का इलाका है और पोलिंग स्टेशन नंबर 276 है। यहाँ भी अंदर दरवाजे बंद करके जो प्रिजाइडिंग अफसरान हैं उन्होंने बॉक्सेस खोल दिए हैं और जो पोलिंग एजेंट हैं उनकी मौजूदगी में काउंटिंग जो है वो की जा रही है। अब काउंटिंग और नताइज मुरतब करने का ये बड़ा अहम जो है मरहला है। तो मैं इस हवाले से बता दूँ, इलेक्शन कमीशन के जो अफसरान हैं, डिस्ट्रिक्ट मॉनिटरिंग ऑफिसर, उनसे हमारी बात हुई है तो उन्होंने बड़ा वाज़िया तौर पर कहा है कि तमाम जो प्रिजाइडिंग अफसरान हैं उनके पास फॉर्म 45 मौजूद हैं और उम्मीदवारान अपने पोलिंग एजेंट को जितने भी हैं वो पोलिंग स्टेशन पर ये बता दें कि वो अपना फॉर्म 45 जो है वो पोलिंग स्टेशन पर प्रिजाइडिंग ऑफिसर से वसूल करें और उसके बगैर पोलिंग स्टेशन को ना छोड़ें। अगर कहीं किसी पोलिंग एजेंट को अगर किसी पोलिंग एजेंट को फॉर्म 45 ना मिले या कहीं पर यह कहा जाए पोलिंग अमला की तरफ से कि फॉर्म 45 नहीं है, तो फौरन डिस्ट्रिक्ट मॉनिटरिंग ऑफिसर, रिटर्निंग ऑफिसर या डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग ऑफिसर से राब्ता किया जा सकता है, क्योंकि ये बड़ा अहम मरहला है। पहले भी इस हल्के के जो नताइज हैं उसी के मरहले में आकर वो मुतनाज़ा बन गए थे। आज रीपोल हुआ है तो आज दोबारा से इलेक्शन कमीशन ने ये हदायत दी हैं और सख्ती से कहा गया है कि फॉर्म 45 का कहीं पे कोई मसला नहीं है, कोई शॉर्टेज नहीं है। तमाम प्रिजाइडिंग अफसरान से इलेक्शन कमीशन के अफसरान का राब्ता है, उन्होंने इस बात की तस्दीक की है कि फॉर्म 45 सबके पास मौजूद हैं और पोलिंग एजेंट जो उम्मीदवारों के हैं वो फॉर्म 45 पर अपना रिजल्ट वसूल करे और उसके बगैर पोलिंग स्टेशन को ना छोड़े। अगर पोलिंग अमला या जैसे आपने बताया, बिल्कुल चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा ने यह कहा कि प्रिजाइडिंग ऑफिसर फॉर्म 45 की व्हाट्सएप कॉपी रिटर्निंग ऑफिसर को जरूर भेजे और उम्मीदवारों के जो एजेंट्स हैं, पोलिंग एजेंट, वो फॉर्म 45 की कॉपी हासिल किए बगैर पोलिंग स्टेशन ना छोड़ें। और राना अंसर ने भी इसकी तस्दीक की कि इस तरह की हिदायत 75 डस्का के ज़िमनी इलेक्शन में पोलिंग का वक्त 5 बजे खत्म हुआ। ज्यादातर पोलिंग स्टेशन ऐसे थे जहां पहले ही पोलिंग मुकम्मल हो चुकी थी, कोई बड़ी तादाद में वहां पर वोटर्स मौजूद नहीं थे वोट कास्ट करने के लिए। ज्यादा जो कड़ा मुकाबला है वो हल्के में नून लीग की नौशीन इफ्तिखार और पीटीआई के अली असजद के दरमियान है। वोटर्स ने सुबह 8 से शाम 5 बजे तक अपना हक राय दही इस्तेमाल किया ज्यादातर पोलिंग स्टेशन पर और इस हल्के में 360 पोलिंग स्टेशन कायम किए गए थे। कुछ पोलिंग स्टेशन से हमने मनाजिर आपको दिखाया कि वहां पर बैलेट बॉक्स खोलकर गिनती शुरू कर दी गई है वोटर्स की।
और आपको यहां पर यह भी बता दें कि जियो न्यूज को इस इलेक्शन के गैर सरकारी गैर हतमी नतीजे मौसूल होना शुरू हो गए हैं, लेकिन इलेक्शन कमीशन की जानिब से लगाई गई पाबंदी की वजह से जियो न्यूज आपको 6 बजे से गैर सरकारी और गैर हतमी नताइज बताना शुरू करेगा। आज के इलेक्शन पे ही बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर एंकर पर्सन और तजियाकार शहजाद इकबाल और सीनियर तजियाकार इरशाद भट्टी साहब। शहजाद, सबसे बड़ी कामयाबी तो यही होगी, आप अगर ऐसा समझते हैं कि पुरअमन तौर पर आज इंतखाब मुकम्मल हो जाए, वोटों की गिनती में किसी किस्म की कोई रुकावट ना हो, कोई तनाजा खड़ा ना हो, जाहिर उसके बाद जो नतीजा आएगा फिर सियासी जमातों का क्या रद्दमल होता है वो एक बाद की बात हो सकती है। जी बिल्कुल, हर इलेक्शन में ऐसा ही होना चाहिए कि जो भी अपना वोट कास्ट करने आना चाहता है वो आए, किसी किस्म की फायरिंग या दंगे फसादात ये नहीं होना चाहिए। एक वोटर का हक है कि वो आए और अपना हक का इस्तेमाल करे। और ऑब्वियसली जो पोलिंग के बाद का अमल होता है उसमें भी जो गिनती है फेयर एंड स्क्वायर होनी चाहिए। देखिए, हर जमात दावा तो ये करती है कि हमारा यही हदफ है कि हम पोलिंग को साफ और शफाफ बनाएं, इलेक्शन को साफ और शफाफ बनाएं, लेकिन ये जोर आजमाई हर कोई अपने तौर पे करता है इलेक्शंस में। लेकिन आज क्योंकि ऑब्वियसली एक इतना मुतनाज़ा इलेक्शन था जिसमें लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन क्रिएट हुई, जिसमें रिगिंग के इल्जामात लगे, तो आज तवक्को की जा रही थी कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान अपना रोल ज्यादा संजीदगी से अदा करेगा। जो इदारे ऑब्वियसली हुकूमत के मातहत होते हैं, लेकिन अब इस इलेक्शन में इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के कंट्रोल में है, वो अपना फर्ज अदा करेंगे। क्योंकि लास्ट टाइम तो आपको पता है जब प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स गायब हो गए थे तो ये शिकवा आ रहा था कि ना आईजी फोन सुन रहे थे ना कोई और फोन सुन रहा था। तो आज ये इंतजामात जो है इंतजामिया की तरफ से जो तब्दीली की गई लोकल एडमिनिस्ट्रेशन में उसके बाद ज्यादा बेहतर नजर आए हैं। उम्मीद करते हैं कि जो काउंटिंग का मरहला है वो भी साफ और शफाफ होगा। और जैसे मैंने पहले कहा कि धुंध का तो फैक्टर अब हो ही नहीं सकता, तो जो आपके नताइज होंगे वो धुंध ज्यादा नहीं होंगे। प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स अपने नताइज फॉर्म 45 मुकम्मल करके रिटर्निंग ऑफिस तक पहुंचाएं और जो भी रिजल्ट है वो सामने आ जाए। अब इसमें जैसे अभी आपने जब गुफ्तगू की नून लीग के रहनुमा और उस्मान डार साहब से, तो कोई ना कोई देखे इश्यूज तो वो बनाएंगे। जो हारने वाली पार्टी होगी वो कोई ना कोई एक्सक्यूज जरूर बनाएगी कि हमारे साथ ये हो गया फलाना हो गया, लेकिन वी नो कि आज के जो इंतखाबात हैं वो बाय एंड लार्ज फ्री एंड फेयर हुए हैं और जो नताइज हैं वो सबको तस्लीम करने पड़ेंगे। जी, जैसे हमने कहा कि इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हक में ये नतीजा उस वक्त जा सकता था जब रूरल एरियाज में देहाती इलाकों में ज्यादा वोट पड़ता, लेकिन हमारे नुमाइंदे जो बता रहे थे कि गडियाली इलाका जो कि है अली अजद मल्ली साहब का, वहां पे 1600 पोलिंग स्टेशन में 1600 वोट्स रजिस्टर्ड थे, लेकिन सिर्फ 400 वोट कास्ट हुए, यानी कि 25% वहां पे टर्न आउट है। अगर यही सूरत हाल बाकी देहाती इलाकों के पोलिंग स्टेशंस पर रहेगी तो फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जीत के इम्कान बहुत कम हो जाएंगे। शहरी इलाकों में आपको पता है कि वैसे भी जो टर्नआउट है वो ज्यादा बेहतर होता है, तो वहां पे अगर नून लीग स्ट्रांग होल्ड है, ज्यादा वोट कास्ट होता है, तो ये हक में नून लीग के जाएगा और फिर नून लीग की लीड भी शायद ज्यादा होगी अगर इसी तरह आप देखें कि देहाती इलाकों में सिर्फ 20 से 25% वोटिंग टर्नआउट हो। तो इरशाद भट्टी साहब, ये अयाज अकबर यूसुफ से ही बता रहे हैं कि वो ज्यादातर अजद मली साहब के साथ थे और खासतौर पर जब वो पोलिंग स्टेशन का दौरा कर रहे थे या उस जगह पर आए जहां उनका भी वोट रजिस्टर्ड था और वो वहां वोट कास्ट कर सकते थे, उनका ये कहना है कि उनको जो मालूमात मिली है उसके मुताबिक अली अजद मली ने अपना वोट नहीं कास्ट किया। आपके लिए ये बात हैरान कुन है या इतनी ज्यादा अहम नहीं होगी? वो मेरा ख्याल से वो जब आपने दिखाया था कुल्फी खा रहे थे, पता नहीं अब अयाज को कुल्फी खिलाई है उन्होंने कि नहीं खिलाई। तो अब वो जो कुल्फियां थी वो जाहिर है वो ठंडे हो गए, उन्होंने कहा कि क्या अब मैं वोट डालूं। जो सूरत लग रही है कि गांव के दही इलाकों में जिस तरह वो बता रहे हैं कि टर्नआउट कम रहा है, जिस तरह वो बता रहे हैं कि लोग नहीं थे, जिस तरह वो बता रहे हैं कि क्योंकि ये इलेक्शन छोड़ दें, हमारा पूरा इलेक्शन सिस्टम जो है वो आखिरी वक्त पे ट्रालियों पे लोगों को भर भर के लाते हैं, उम्मीदवार खुद होते हैं, घरों से निकालते हैं, लोगों को बूढ़ों को लाते हैं, जवानों को लाते हैं वगैरह वगैरह। तो अगर ये नहीं है तो ये तो शहर में तो लोग खुद भी वोट डालने चले जाते हैं। तो इसका मतलब है कि मुस्लिम लीग नून ने अगर सोहेल वड़ाई साहब की वो ठीक है कि शहर में मुस्लिम लीग नून का वोट है और पिंड में तहरीक इंसाफ का है, तो फिर तो आसानी से जीत जाएगी और ज्यादा लीड से जीतेगी। तो बाकी असजद मल्ली साहब अगर एक वोट से हार गए असजद मल्ली साहब, तो फिर उनको अपना वोट याद तो आएगा। भट्टी साहब, जिस तरह अभी शहजाद ने भी बताया है कि ओवरऑल एक पुरअमन और बेहतर माहौल में आज का इलेक्शन हुआ है, तो अगर आज कोई भी जमात जो हारती है और फिर वो तनकीद करती है या उंगली उठाती है नतीजे में, तो फिर उसमें तो कोई खास वजन नहीं होगा।
नहीं, अब इन सारों को उंगली उठाने की बजाय पूरा हाथ उठाना चाहिए और हाथ माथे पे रखकर रेंजर का, इलेक्शन कमीशन का, पुलिस का, इंतजामिया का शुक्रिया अदा करना चाहिए और इन रोंदू सियासत को खत्म करना चाहिए और हारने वाले को, जीतने वाले को मुबारकबाद देनी चाहिए। कोई बात नहीं है, एक हल्का है, इसमें जो अगली मर्तबा सही उससे अगली मर्तबा सही, तो हार जीत लगी रहती है। ये तो आपने अच्छी बात की। शहजाद, जो इलेक्शन कमीशन की साख पर सवालात उठाए गए थे हुक्मरान जमात की तरफ से, अगर ये इलेक्शन मुकम्मल हो जाता है पुराने तरीके से तवक्को करें, तो उन तहफ़्फ़ुज़ात की, या कह सकते हैं वो इल्ज़ामात जो शिकायतें थी इलेक्शन कमीशन से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को बशमूल वज़ीर आज़म को, उनकी क्या अहमियत रह जाएगी उसके बाद? देखिए जुनैद, ये सिर्फ एक इलेक्शन का मामला नहीं है, ये अब एक ट्रेंड है और ये उस वक्त भी आपने देखा था जब तहरीक इंसाफ ऑपोजिशन में थी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बिलखसूस इमरान खान साहब कोशिश ये करते थे कि कोई भी इशू हो इदारों पे दबाव बढ़ाएं। आज यही काम ऑपोजिशन भी कर रही है। आपने देखा कि जब ये जो फॉरेन फंडिंग केस था इसमें आगे पेशरफ नहीं हो रही थी तो पीडीएम ने पूरा एक मार्च किया, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के पास खड़े होकर क्या बात हो रही थी, ये डस्का इलेक्शन से पहले की बात है। उन्होंने जब वहां पे मार्च किया और कहा कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान हुकूमत का आलाकार बना हुआ है, तहरीक इंसाफ का आलाकार बना हुआ है। ये इल्जाम मरियम नवाज खड़े होकर इलेक्शन कमीशन के बाहर लगा रही थी। क्यों? क्योंकि वो चाहते थे कि प्रेशर क्रिएट करें अदालत पे। अब यही मामला जब अदालत में चल रहा था सुप्रीम कोर्ट में, तो आपने देखा कि ट्विटर पे किस तरह के ट्रेंड्स बनाए जा रहे थे जजेस के खिलाफ। तो ये अब हमारी सियासत का एक हिस्सा बन चुका है कि जब भी आपको लगेगा कोई इदारा आपके खिलाफ जो है कदम उठा सकता है, आपके खिलाफ कोई रिपोर्ट दे सकता है, तो आप कोशिश ये करेंगे कि उस इदारे पे दबाव डालें। यही काम पहले तहरीक इंसाफ ने किया जब ऑपोजिशन में थी, आज ऑपोजिशन यही काम कर रही है कि इदारों पे दबाव डालो। तो मेरे ख्याल से वन ऑफ इंसिडेंट नहीं है, यहां पर भी दो इश्यूज है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में तहरीक इंसाफ का। एक ये वाला मामला था जो दस्का इलेक्शन का, इससे पहले जब वो सीक्रेट बैलेटिंग की बहस चल रही थी सेनेट में, और जो फॉरेन फंडिंग केस है। तो हुकूमत को जब मौका मिलेगा वो दबाव डालेंगे इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के मेंबर्स पे कि आप इस्तीफा दे दें, आप घर चले जाएं। यही काम जैसे मैंने अभी आपको मिसाल दी कि पीडीएम भी यही कर रही थी, नून लीग के रहनुमा आकर तकरीरें कर रहे थे इसलिए इलेक्शन कमीशन के खिलाफ। तो ये रुकने वाला अमल नहीं है, ये मेरे ख्याल से अब आपकी सियासत का हिस्सा बन जाएगा और आगे भी आपको नजर आएगा। आज जो टर्नआउट जिन इलाकों में कम रहा है, भट्टी साहब, आपको उसकी क्या वजह समझ आती है कि एक तो बाय इलेक्शन और बाय इलेक्शन पे भी वो रीपोल हो गया, ये वजह हो सकती है या कोई और वजह आपको समझ आती है कि लोग इतना बाहर नहीं निकले? इससे पहले मैं एक बात कर लूं। असजद मल्ली साहब ने वोट नहीं दिया, क्या मैं सवाल उनसे करना चाहता हूं, क्या वो खुद को इस काबिल नहीं समझते कि खुद को उन्होंने वोट नहीं दिया? तो अगर ऐसी बात है तो नौशीन साहबा को वोट दे देते, देना चाहिए था, वोट कास्ट करना चाहिए था असजद मल्ली साहब को। साहब अगर वो फोन पर आ सके, बात कर सके तो जरूर हम भी पूछेंगे, आप भी मेरी जरूर बात करवाइएगा, मैं पूछना चाहूंगा कि आपने अपने आप को इस काबिल क्यों नहीं समझा कि वोट डालें? बहरहाल ये उनकी मर्जी है। दूसरी बात यह है कि दूसरी बात यह है कि वो एक आप उनकी तलाश में, वो कुल्फी की तलाश में। अच्छा, दूसरी बात यह है कि मेरा ख्याल है टर्नआउट शहर का पता चलना चाहिए कि शहर में कितना टर्नआउट रहा है, और गांव में, देहातों में तो एक खास माइंड सेट होता है, क्योंकि मैं खुद पिंड का हूं, मुझे पता है कि आखिरी वक्त में सारे निकलते हैं, और वो भी तब निकलते हैं जब अगर कोई उस वक्त नुमाइंदा हो, या वो कोई बिरादरी सिस्टम हो, या कोई बहुत बड़ा कोई वो एक इज्जत बेइज्जती का मसला हो, जैसे बन जाता है कि वोट देने हैं, तो वो उस वजह से। तो पता नहीं ये क्यों, हालांकि असजद मल्ली साहब को जाना चाहिए था, कोशिश भी की होगी, उन्होंने की होगी, लेकिन अगर ये टर्नआउट यही है जो अय्याज यूसुफ जई साहब बता रहे हैं, तो ये बड़ा अलार्मिंग है असजद मल्ली साहब के लिए। तो शाद भट्टी साहब, इसकी वजह किसी हद तक कोरोना वायरस की वजह से जो किसी हद तक कोशिश की गई, कुछ पाबंदी की जाए, कुछ जगहों पर लॉकडाउन भी था, जाहिर है बहुत से इलाकों में अमल नहीं किया जाता जो एहतियाती तदबीर है उन पर, लेकिन क्या ये वजह हो सकती है जो कुछ वहां मकामी इंतजामी ने पाबंदियां लगाई थी उसकी वजह से भी लोग ना बाहर आ सके हों बहुत बड़ी तादाद में? देखिए, अल्लाह करे यही वजह हो कि हम कोरोना को इतना सीरियस ले लें, हमारी इंतजामिया भी, हमारे लोग भी, लेकिन मेलों ठेलों पे, लक्की रानी सर्कस पे, मौत के कुएं पे, बाजारों में, सस्ते बाजारों में, महंगे बाजारों में, शॉपिंग मॉल्स में, बसों में, हर जगह इतने लोग हैं कि अब तो कोरोना को पांव धरने की जगह नहीं मिलती। बहरहाल एहतियात खुदा के लिए, तीसरी लहर बड़ी खतरनाक है, एहतियात करनी चाहिए।
देखिए, मुझे लगता है इसमें जुनैद वैसे कोरोना फैक्टर हो सकता है, लेकिन वो माहौल नहीं बन सका जो हमने देखा था कि 19 फरवरी को, क्योंकि सिर्फ डस्का में इलेक्शन नहीं था, नौशहरा में भी था, गुजरावाला में भी था, तो जो एक उस वक्त फिजा बनी हुई थी, जो हमने देखा कि जलसे जुलूस भी हुए, रैलीज होती रही, कॉर्नर्स बीटिंग होती रही, इस मर्तबा वो वाला माहौल नहीं था। और ऑब्वियसली आपको जैसे भट्टी साहब भी बता रहे हैं कि हल्के में सिर्फ ये नहीं है कि आपने कैंपेन कर ली तो वोटर खुद ब खुद निकल आता है, आपको मेहनत करनी पड़ती है कि उनको घरों से निकाल के आप पोलिंग स्टेशन तक लेकर आए। तो मेरे ख्याल से वो एफर्ट इस दफा नुमाइंदों की तरफ से भी नहीं थी, और बड़ा उन लोगों के लिए बड़ा, देखें ये एक अनफेयर बात है, जो कि पहले जाते हैं बेचारे वोट कास्ट करते हैं और फिर धांधली की वजह से, लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन की वजह से वो इलेक्शन खत्म हो जाता है, दोबारा इलेक्शन होते हैं, फिर उनसे आप ये एक्सपेक्ट करें कि दोबारा वो एफर्ट करें और अपना हक इस्तेमाल करें। ये हर किसी के बस की बात नहीं होती, बड़े इसमें प्रॉब्लम्स आते हैं। तो मेरे ख्याल से ये 2-3 रीजंस है जिसकी वजह से टर्नआउट कम रहा है। वो कैंपेन नहीं हो सकी, वो माहौल नहीं बन सका जो बनना था। एक और वजह जुनैद, एक और वजह मुझे समझ आती है, वो है बैड गवर्नेंस, बैड परफॉर्मेंस, महंगाई, बेरोजगारी, गुर्बत। ये बहुत सारे लोग तंग हैं हुकूमत से, बहुत सारे लोग गुस्से में हुकूमत से, बहुत सारे लोग इस सियासत और ये जो पीडीएम की सियासत और पार्टी की सियासत और अपोजिशन वर्सेस हुकूमत और ये जल से जलूस और सस्ती सियासतें, बड़के नारे, वो लोगों का ख्याल है कि हमारे मसाइल किधर गए। ना तब्दीली सरकार उस तरफ आ रही है, ना अपोजिशन, दोनों अपोजिशन और हुकूमत में नाइली और नालायकी का मुकाबला है। तो इस नाइली और नालायकी के मुकाबले में लोग गुस्से में हैं, लोग तंग हैं। जो आप अंदाजा करें 115 रुपए मिल रही हो और लोग कह जहांगीर तरीन साहब मजलूम बने हुए हो मुल्क में, तो ये जुल्म है ना इस मुल्क के साथ। तो ये सारा, और इस तरह आटा 85 रुपए पे किलो चला गया, घी डालडा जो 300 रुपए पे किलो चला गया, रमजान आ रहा है, ऊपर से चीजें बड़ी महंगी हैं, बेरोजगारी है, उसकी वजह से कई चीजों की कीमतें बढ़ गई हैं। बिल्कुल, शायद वोटर इतना मायूस ही हो गया है, ऑपोजिशन से भी, हुकूमत से भी, तो शायद ये भी एक वजह हो सकती है कि वो वोट देने के लिए उस तरह से बाहर नहीं निकला जिस तरह से एक्सपेक्ट किया जा रहा था। शहजाद, ये जो तरक्याती पैकेजेस या इमदादी रकम का जो एक ऐलान किया जाता है, सलीम बरियार साहब ने पैकेज का ऐलान किया इलेक्शन से पहले, बहरहाल उन्होंने कह दिया कि इसमें कोई बुरी बात नहीं है, इलेक्शन कमीशन ने नोटिस भी जारी कर दिया है। वोटर की साइकी को मद्देनजर रखते हुए किस हद तक ये इफेक्ट कर सकता है वोटर को डिसाइड करने के लिए कि मैंने किसको वोट देना है? देखिए, बड़ा मुश्किल ही कहना है कि वोटर जो है वो इस जाल में फंस जाता हो, क्योंकि वो वोटर भी देखता है कि हर साल यही दावे किए जाते हैं और फिर कितना काम होता है। अब मैं सुन रहा था मुनीफ फारूक के इंटरव्यू में ही अली अज़द मली साहब फरमा रहे थे कि हमने ये वादा किया है अपने वोटर से कि अगर आपने हमें जिता दिया तो हम इस हल्के में 1 अरब रुपए के तरक्याती काम करेंगे, और कितने दिनों में? 30 दिन के अंदर, 30 दिन के अंदर 1 अरब रुपए के तरक्याती काम करेंगे। अब आपको ये मालूम है, इस पे सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है कि आप किसी एमएनए को पैसा तो दे नहीं सकते कि वो अपने हल्के में खर्च करे। आप स्कीम्स के जरिए जो है पैसा खर्च कर सकते हैं किसी भी हल्के में। तो क्या वो 30 दिन के अंदर स्कीम्स पास हो जाएंगी, 1 अरब रुपए मिल जाएगा? यहाँ पे तो जो दूसरे एमएनए हैं तहरीक इंसाफ के, वो ये रोना रो रहे हैं कि हमारे हल्कों में तरक्याती काम नहीं हुए, 3 साल पूरे होने वाले हैं। हमारा वोटर पूछता है कि आपको वोट देने का फायदा क्या हुआ, वो तरक्याती काम कहाँ गया? यहाँ पे जो आपका पीएसडीपी है, जो तरक्याती फंड है आपका, वो पूरा खर्च नहीं हो सकता क्योंकि यहाँ पे फाइलें आगे नहीं बढ़ रही हैं। आपकी ब्यूरोक्रेसी जो है वो तंग है, वो समझती है कि यहाँ पे हमने फाइल आगे कर दी तो नैब कल हमारा गला पकड़ लेगी। तो ये मसाइल हैं जहाँ पे आप डेवलपमेंट फंड नहीं खर्च कर रहे। तो उसमें अगर आप मुझे ये कहें इस माहौल में कि एक वोटर मान जाएगा कि ठीक है जी, अली अज़द मली साहब ने कहा है कि 1 अरब रुपए 30 दिन के अंदर खर्च होगा, आपके सारे तरक्याती काम हो जाएंगे इस हल्के के, तो मुझे लगता है कि कहना नहीं चाह रहा, लेकिन बहुत ही कोई कम अकल वो शख्स होगा जो इस बात पर यकीन कर लेगा कि हाँ 1 अरब रुपए लग जाएगा। ऐसा होता नहीं है ना, एक स्कीम अनाउंस होती है, उसके लिए आप शहजाद अब कुछ देर में फिर जाके पैसा कुछ देर में कुछ नताइज का सिलसिला शुरू होगा, गैर सरकारी गैर हतमी नताइज का। उससे पहले एक सवाल ये कि अब है तो ये एक हल्के का इलेक्शन, आपने एक और पहलू से नुक्ता उठाया कि पीडीएम की क्या उस वक्त पोजीशन थी, अब क्या है, अब कई जमातों में इख्तलाफ पैदा हो चुका है। फिर भी किसी भी तरह से अगर हम इस आज के नतीजे का इंतजार करें और जब वो नतीजा सामने आएगा तो वो मुल्की सियासत पर तहरीक इंसाफ के इस्लामाबाद में बैठी लीडरशिप पर क्या असरात हो सकते हैं? यानी मुस्लिम लीग नून के लिए उसका क्या मतलब होगा, तहरीक इंसाफ इसका क्या मतलब लेगी, जो मुखालिफत है हुकूमत और अपोजिशन जमातों के दरमियान, उसका क्या आपको शक्ल नजर आ रही है इस इलेक्शन के नतीजे के बाद?
मेरे ख्याल से कोई बहुत ज्यादा लॉन्ग टर्म इंपैक्ट होता नहीं है जुनैद। हम अक्सर इन चीजों को देखते हैं कि ये बहुत बड़ा कुछ हो गया और पता नहीं यहाँ से क्या होगा। मैं आपको एक मिसाल दे देता हूं। अभी पिछले महीने यूसुफ रजा गिलानी साहब ने हफीज शेख साहब को शिकस्त दी थी, तो उस वक्त क्या बातें हो रही थी कि हुकूमत अब गई, हुकूमत गिर जाएगी और अब तहरीक इंसाफ में एक शगाफ पड़ चुका है, आगे बड़ी मुश्किलात आएंगी। लेकिन फिर क्या हुआ? इमरान खान साहब ने एतमाद का वोट लिया, यूसुफ रजा गिलानी साहब चेयरमैन सेनेट नहीं बन सके, पीपल्स पार्टी इत्तेहाद से ऑलमोस्ट अलग हो चुकी है, एएनपी पीडीएम से बाहर आ चुकी है, और आज सब भूल गए कि गिलानी साहब ने इतनी बड़ी शिकस्त दी थी हफीज शेख साहब को। हफीज शेख साहब खुद भी चले गए, नए फाइनेंस मिनिस्टर भी आ गए। तो चीजें जिस तरह पाकिस्तान की सियासत में आगे बढ़ती है, मुझे नहीं लगता कि कोई एक इवेंट बहुत बड़ा डेंट डाल सकता है यहां पर भी, क्योंकि अगर वो उस एनवायरमेंट में जीत जाते डस्का का इलेक्शन तो एक सीट आपकी बढ़ जाती, लेकिन अब तो वो एनवायरमेंट भी नहीं रहा ना। अब तो यहां पे पीडीएम को नहीं पता, ऑपोजिशन को नहीं पता कि हमारा अगला लाएमल क्या होगा, क्या हम ये इत्तेहाद को बरकरार रख सकेंगे और नहीं रख सकेंगे। और अब तो बात इससे बहुत आगे निकल गई। एहसन इकबाल साहब तो कह चुके हैं कि अगर पीपल्स पार्टी इस्तीफा नहीं देगी तो हम भी इस्तीफा नहीं देंगे, क्योंकि हम खुला मैदान नहीं छोड़ सकते। तो मेरे ख्याल से अब उसका इंपैक्ट इतना नहीं होगा। हाँ, एक दो दिन के लिए एक जीत जरूर सेलिब्रेट की जाएगी जीतने वाले कैंडिडेट की तरफ से। और जो इस वक्त सबसे ज्यादा सोचने वाली बात है वो ये है तहरीक इंसाफ के लिए खास तौर पे कि हमारी जो कारकर्दगी है वो अगले 2 साल के बाद हमें कहां ले जाएगी। अभी तो आप ये कह सकते हैं कि ये जो हल्का है रिवायती तौर पे नून लीग कर रहा है, हमने लीड कम कर दी, बड़ा अच्छा किया, लेकिन 2 साल के बाद क्या होगा? लोग पूछेंगे क्या काम किया, लोग पूछेंगे कि बुज़दार साहब को लगाने की मेरिट क्या थी, क्या उन्होंने परवेज लाई या शहबाज शरीफ जितना काम किया या नहीं किया। ये सवालात का सामना बहुत जल्द करना पड़ेगा। आखिरी 1 साल में तो आप भूल जाए कि कोई इक़दाम होता है। आखिरी 1 साल में आप फायर फाइटिंग कर रहे होते हैं और इलेक्शन की तैयारी कर रहे होते हैं। तो अब ले दे के 1-1.5 साल बचा है तहरीक इंसाफ के पास परफॉर्म करने के लिए। शहजाद, इस गुफ्तगू को जारी रखेंगे आपसे भी, इरशाद साहब से भी, और मौका मिला तो ये बात भी करेंगे कि जहांगीर तरीन साहब के गुज़श्ता शाम में शाही का क्या मतलब हो सकता है, उसके क्या नताइज आगे सामने आ सकते हैं। राना अंसर जियो न्यूज़ के नुमाइंदे पुराना डस्का जो इस हल्के का इलाका है वहां पर मौजूद हैं। राना अंसर, कोई खबर पोलिंग स्टेशन से आप बता सकते हैं हमें, क्या अपडेट है आपके पास? आज बिल्कुल, सबसे पहले तो मैं आपको बताऊं क्योंकि तमाम पोलिंग स्टेशन पर गिनती का अमल जो है वो जारी है। कुछ ही देर में अब ये काउंटिंग का अमल मुकम्मल हो जाएगा, तो अब पुलिस की नफरी जो है वो मजीद पहुंचना शुरू हो गई है पोलिंग स्टेशन पर, और साथ रेंजर्स के एहलकार भी हैं, और कमांड एंड कंट्रोल सेंटर से तमाम पोलिंग स्टेशन पर ये हदायत आ रही हैं कि कोई भी प्रिजाइडिंग ऑफिसर और अमला जो है वो जो इनके पास बॉक्सेज हैं वो लेके जब सामान लेके वापस जाएगा आरओ के दफ्तर, तो वो पुलिस और रेंजर्स की सिक्योरिटी में जाएगा। और साथ ही मैं आपको बता दूं कि डस्का शहर में थाना सिटी डस्के का एक पोलिंग स्टेशन है धुल्ले की, और गवर्नमेंट बॉयज़ डिग्री कॉलेज एक पोलिंग स्टेशन है, दोनों शहर के पोलिंग स्टेशन हैं। वहां पर अब से कुछ देर पहले इत्तला आई थी कि वहां झगड़ा हुआ है दोनों जमातों के सियासी कारकुनों का। तो पुलिस से हमारी बात हुई, पुलिस ने कहा कि मामूली झगड़ा था, हमने कोशिश की है बीच बचाव कराने की, ताहम झगड़ा जो है वो ख़त्म हो गया है। इसी तरह की कुछ इत्तलात हैं दूसरे इलाकों से। रिटर्निंग ऑफिसर का दफ्तर भी यहाँ से साथ ही है DPS स्कूल में, वहाँ मुस्लिम लीग नून की जो उम्मीदवार है नौशीन इफ्तिखार, वो रिटर्निंग ऑफिसर के दफ्तर के अंदर हैं, उनके पास जो हैं वो मौजूद हैं, और अपने नताइज का जो मरहला है नताइज कंप्लीट होने का काउंटिंग का, उसकी वो वहाँ बैठकर निगरानी करेंगी। ठीक है राना अंसर, आपसे आगे चलकर भी अपडेट लेते रहेंगे। इरशाद भट्टी साहब, वैसे तो एक हल्के का इंतखाब है, आपको लगता है कि इस हल्के के इंतखाब के नताइज के मुल्की सतह पर कोई असरात मुरतब हो सकते हैं? जी, 0/0, 0 इज इक्वल टू 0, 0 जमा 0 इज इक्वल टू 0, कुछ भी नहीं हो सकते। और दूसरी बात यह है कि वो बात कर रहे थे अरब रुपए 30 दिन में, तो 2 हल्के खुश नसीब ऐसे हैं, सुना जा रहा है, एक साईं बुज़दार का और एक इमरान खान का, जहां अरबों लगे हैं, सुना जा रहा है कि यहाँ अरबों लगे हैं, बाकी सारे तो तरस ही रहे हैं। तो आपने वहां से रिपोर्ट ली है कि लगे हैं अरबों रुपए? जी, बहुत सारे जो MPA, MNAs, वजीर, वो बेचारे बताते हैं कि तौसा शरीफ और वो जो आगे हल्का है साईं बुज़दार का, वहाँ और मियाँ वाली में इतने अरब लग गए, इतने चले गए पैसे, इतने हो गए, बाकी जगहों पे कुछ भी नहीं लगा। लेकिन ये शहजाद, इसने तो काफी दिलचस्प बात की कि जो इंतखाबी मुहिम का तरीकाकार होता है उसमें ये कि 1 अरब रुपए तरक्याती फंड होगा और 30 दिन में खर्च कर दिया जाएगा। तो भट्टी साहब, 30 दिन में तो शॉपिंग भी करें तो खर्च नहीं होगा 1 अरब। नहीं, 30 दिन तो कुल्फियां भी खाएं असजद मल्ली साहब, तो खत्म नहीं होगा 1 अरब रुपए, तो ये पता नहीं कैसे खर्च करना चाहेंगे। भट्टी साहब को बहुत अफसोस है, अली असजद मल्ली अपना
वोट कास्ट नहीं कर सके। शहजाद, यही सवाल आपके लिए, आप क्या समझते हैं? कुल्फी पर ही है। नहीं, मुझे कुल्फी खाने का अफसोस है कि अकेले अकेले खाई। अच्छा, लेकिन शहजाद अब खैर हमें शायद मुनीब से ही सवाल पूछना चाहिए था, उस वक्त नहीं मौका मिला। वो इस हल्के में गए भी हैं और मुस्लिम लीग नून इतने अरसे से वहां से जीतती रही, फिर दूसरी जमात ने दावा किया। एक सवाल रह गया कि क्या वाकई उस इलाके में कुछ 10 साल में बदला है? जो दावा किया जाता है वहां पर तरक्याती काम करने का, वो किए भी गए या नहीं? इसके ऊपर भी शायद एक सवाल होता है कि फिर वहां के लोगों ने इस बुनियाद पर कोई फैसला किया है नहीं। अगर आप इस बारे में कोई राय देना चाहते हैं। मैंने क्योंकि मुनीब फारूक साहब का वो प्रोग्राम पूरा देखा है। जी। अच्छा, उस प्रोग्राम में क्योंकि वो खुद बताते हैं कि रूरल एरियाज में, जैसे हम भी बात कर रहे थे कि पीटीआई को एक अपर हैंड होगा अजद मली की वजह से, लेकिन शहरों में और मार्केट्स वगैरह में जब वो वहां पे गए तो वो नून लीग का स्ट्रांग होल्ड है। लेकिन इंटरेस्टिंगली मार्केट में जब उन्होंने लोगों से इंटरव्यू किया तो ये फैक्टर सामने आया कि नून लीग ने यहाँ पे बड़ा काम करवाया है और इस वजह से हम नून लीग को वोट देंगे, नून लीग का यहाँ पे एक वोट बैंक है, ये तो आया। मार्केट में कुछ लोग पीटीआई के भी थे जिन्होंने कहा कि हम पीटीआई के हामी और पीटीआई को वोट देंगे, लेकिन ऐसे भी आपको लोग नजर आए उस इंटरव्यू में जो ये कह रहे थे कि 2018 में तो हमने तहरीक इंसाफ को वोट दिया जी, लेकिन अब तहरीक इंसाफ को वोट नहीं देंगे। तो यानी कि उन वोटर्स ने, चाहे उसकी तादाद बहुत कम हो, एक 30 मिनट के प्रोग्राम में आप कितने लोगों का इंटरव्यू कर लेंगे, लेकिन ऐसे लोग मौजूद थे जो ये बात करते हैं कि 2018 में हमने वोट दिया लेकिन अब नहीं देंगे। उसकी वजह क्या है? क्योंकि देखिए 2018 में बहुत सारे फैक्टर्स थे जो पीटीआई को सपोर्ट करते थे और नून लीग के अगेंस्ट जाते थे। नवाज शरीफ को सजा हो गई, नवाज शरीफ जो है जेल में मौजूद थे उस वक्त, उनके खिलाफ एक पूरा ये मुहिम बनाई इमरान खान साहब ने कि वो करप्ट है, फैसला भी सुप्रीम कोर्ट का उनके खिलाफ आया। तो वो एक बड़ा बैगेज था, इनकम्बेंसी फैक्टर था कि आपकी 10 साल से पंजाब में हुकूमत है और हर हुकूमत जो, चाहे पार्टी ने अच्छा काम भी किया हो, इनकम्बेंसी जो है वो हमेशा उसके खिलाफ ही काउंट होती है। तो वो एक बैगेज था नून लीग के पास। तहरीक इंसाफ के पास क्या था दिखाने को? इमरान खान साहब कहते थे कि हमने कुछ हद तक तब्दीली केपी में लेकर आ गए हैं। तहरीक इंसाफ अपने आप को एक मसीहा के तौर पर प्रेजेंट करती थी कि हम आएंगे तो लूटी हुई दौलत भी लेकर आ जाएंगे, करप्शन भी खत्म हो जाएगी, तरक्की भी होगी। तो वो एक मसीहा फैक्टर था जिसको वो सेल कर सकते थे कि हम आएंगे तो फौरन तब्दीली लेकर आएंगे। वो चीजें आपके सामने है कि 2-2.5 साल में जितने वादे किए थे उसमें से कितने पूरे हुए। तो वो जो एक चाम था, जो एक लोग अपना आजमाना चाहते थे तहरीक इंसाफ को, वो फैक्टर नहीं है। तो लोग बदल भी हुए हैं उससे, और इसीलिए आपको ऐसे लोग नजर आए वहां पे जो कह रहे थे कि अब हम तहरीक इंसाफ को वोट नहीं देंगे। इसीलिए मैं कह रहा था कि अभी भी 2-2.5 साल है, तवज्जो परफॉर्मेंस पे होनी चाहिए। और खास तौर पे इस वक्त जो हम बार बार बैठ के बात कर रहे हैं कि चीनी 110 रुपए की हो गई, आटा महंगा हो गया, ये महंगाई वाला फैक्टर जो है ना जुनैद, ये हर किसी को परेशान करता है। चाहे आप अपर मिडिल क्लास से हो, मिडिल क्लास का तो ये हाल होता है कि वो फिर लोअर मिडिल क्लास में चले जाते हैं या बिल्कुल ये गरीब तबके में आ जाते हैं क्योंकि उनके पास इनकम बढ़ाने के जराए नहीं होते और महंगाई बढ़ती जा रही होती है। कोरोना की वजह से जॉब लॉसेस भी हुए हैं, एम्प्लॉयमेंट जनरेट नहीं हो रही है, ये सारे इशूज हैं। तो ये मेरे ख्याल से अब वो इशूज हैं जिसपे तवज्जो देने की जरूरत है और ऑन ग्राउंड काम करने की जरूरत है। सिर्फ ये ख्वाहिश ना करें अपने तर्जुमान से या मीडिया से कि हमें हमारी परफॉर्मेंस को अच्छा दिखाएं, हमारी परफॉर्मेंस को अच्छा बताएं। आप अच्छा करेंगे खुद ब खुद नजर आएगा। बिल्कुल, आप परफॉर्म करेंगे वो नजर आएगा और उसको कोई छुपा नहीं सकता। शहजाद और इरशाद भट्टी साहब हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा। हमाद अहमद हमारे नुमाइंदे मौजूद हैं हमारे साथ, जो कि पोलिंग स्टेशन नंबर 88 डस्का से हमें ज्वाइन करें। हमाद, बताइएगा, यहाँ पर पोलिंग तो खत्म हो चुकी है, ऑब्वियसली वोटों की गिनती का अमल कहाँ तक पहुंचा है? जी, ये गवर्नमेंट हाई स्कूल जो डस्का है, सिरावादी का इलाका, यहाँ पर ये पोलिंग का अमल खत्म होने के बाद गिनती जारी है। तहम इसी प्रिमिसेस में एक और पोलिंग स्टेशन है, वहाँ पर रिजल्ट जो है वो कंपाइल हो चुका है और वो पोलिंग स्टेशन नंबर 89 है। और वहाँ से जो रिजल्ट जो अभी आए हैं उसके मुताबिक मुस्लिम लीग नून की नौशीन इफ्तिखार ने 203 वोट हासिल किए हैं, जबकि पीटीआई के अजद मली को 200 वोट मिले हैं। एक और पोलिंग स्टेशन 114 का रिजल्ट भी आ चुका है और वहां पर मुस्लिम लीग नून ने 388 वोट हासिल किए हैं, जबकि पीटीआई के उम्मीदवार ने 438 वोट हासिल किए हैं और उनकी बढ़तरी है। बाकी जो पोलिंग स्टेशन है, यहाँ पर दीगर 2 पोलिंग स्टेशन है, वहां पर गिनती का अमल जारी है। पोलिंग का अमल जो यहाँ पर गिनती की जा रही है, एक बार गिनती हो चुकी है, दोबारा उसको रिकाउंट किया जा रहा है ताकि हतमी तौर पर नतीजा मुरतब किया जा सके। जी, बर वक्त मालूमात जियो न्यूज के नुमाइंदे हमाद अहमद दे रहे, वो उसी पोलिंग स्टेशन पर मौजूद है जहां इब्तदा में ही उन्होंने पोलिंग खत्म होने के फौरन बाद ये दिखाया था कि बैलेट बॉक्सेस ले जाए गए हैं दूसरे कमरे में। वहां पर जो अमला मौजूद है उसने बैलेट बॉक्स खोलकर वोट गिनने का अमल शुरू किया है। उन्होंने ये सारा मंजर जियो न्यूज पर आपको दिखाया और अब उन्होंने बताया कि पोलिंग स्टेशन नंबर 88 में वोट गिने जा रहे हैं
और पोलिंग स्टेशन नंबर 89 का जो गैर सरकारी गैर में नतीजा सामने आया है, जिसमें एक जगह पर नौशीन इफ्तिखार को 200 से ज्यादा वोट मिले हैं और तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार को 200 वोट मिले हैं। इससे आगे एक और पोलिंग स्टेशन इसी इलाके में जहां पर 400 से ज्यादा तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार के वोट हैं और मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार के वोट इससे कम है। लेकिन ये इब्तदाई गिनती है, कुछ जगहों पर एक दफा गिनती की गई है, दूसरी दफा अभी गिनती की जा रही है। जैसे जैसे मालूमात जियो न्यूज तक पहुंच रही है, आपको इस बारे में आगाह किया जाएगा। मुख्तलिफ पोलिंग स्टेशन पर जियो न्यूज के नुमाइंदे इस वक्त मौजूद हैं जिनसे हम इस बारे में बात करते रहेंगे। इरशाद भट्टी साहब और शहजाद, आपने जो महंगाई की बात की और जिस तरह से ये चीजें असरअंदाज कर सकती हैं वहां पर वोटर के फैसले को, एक बात और भी है कि जो लीडरशिप है यानी तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा और मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा, उन्होंने भी आखिरी दिनों में बहुत ज्यादा बात नहीं की इस इलेक्शन से मुतालिक, यानी जो इंतखाबी मुहिम का वक्त होता है उसके खत्म होने से पहले भी। शहजाद जी बिल्कुल, इसका देखिए इलेक्शन लड़ना आसान काम नहीं है। किसी भी आप एमएनए एमपीए से पूछें कितनी मेहनत वो करता है। हमारे यहाँ तो मेरे ख्याल से जो लॉ है वो ये कि 20-25 लाख या 30 लाख बढ़ा दिया था शायद आखिरी इलेक्शन में कि इतना पैसा आपने खर्च करना है, एक अकाउंट दिखा रहा है कि इससे ज्यादा आप अखराजात नहीं कर रहे। लेकिन ये आपको भी पता है, मुझे भी पता है, एक गली में भी 15 से 20 लाख रुपए खर्च हो जाते हैं खाली इलेक्शन कैंपेन में, तो पूरे हल्के में करोड़ों रुपए लग जाता है। तो किसी भी नुमाइंदे के लिए दोबारा इलेक्शन लड़ना ये आसान फेल नहीं होता और इसीलिए आपने देखा कि इस दफा वो गहमा गहमी भी नहीं नजर आई, वो कैंपेन भी नहीं नजर आई क्योंकि अखराजात इतने होते हैं। तो वो फैक्टर हमें नजर आया है, एक लथाजी आ जाती है, दोबारा इलेक्शन लड़ना है 2 महीने में। तो मेरे ख्याल से जो कैंपेन इन्होंने की हुई थी 19 फरवरी से पहले, उसी को दोबारा इस्तेमाल कर रहे हैं। मेरे लिए तो बड़ी हैरत की बात होगी जो ये कह रहे हैं कि 2 मरतबा पोलिंग स्टेशन गए अली अजद मली लेकिन अपना वोट कास्ट भी नहीं किया। बड़ी नाम मानने वाली बात है, लेकिन अगर इसकी कंफर्मेशन हो जाए तो ये यकीनन एक सवाल उनसे पूछने के लिए बनता है कि आवाम से आप वोट मांग रहे हैं और दावा कर रहे थे। कल मेरे प्रोग्राम में उन्होंने दावा किया है कि इस इलेक्शन, इस हल्के में आप 100 मरतबा इलेक्शन करवा लें, 100 मरतबा तहरीक इंसाफ ही जीतेगी। लेकिन अगर इस दावे के बाद आप खुद अपना वोट कास्ट नहीं करते तो ना मानने वाली बात है। इसलिए ऑफिशियल कंफर्मेशन जब वो अपने मुंह से आके करेंगे तो ही मैं मानूंगा कि बाकी उन्होंने वोट कास्ट नहीं किया। लेकिन मेरे ख्याल से हो सके हम कोशिश करेंगे अजद मलिक साहब से बात हो सके किसी मौके पे जी। लेकिन मेरे ख्याल से ये रीजंस है कि कोरोना वायरस भी है, ऑलरेडी एक इलेक्शन इस हल्के में दोबारा हो चुका है, तो वो एफर्ट्स नहीं डालते, जो कैंडिडेट्स हैं वो भी उतनी एफर्ट नहीं कर रहे होते। अब जिसका जो वोट बेस है, जिसका जो हल्का है, जिसके जो इलाके हैं